अच्छा, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। पहले हम थोड़ी सी अप्रोच समझते हैं, क्योंकि ये सेशंस वगैरह जो वीकली बेसिस पे एक या दो इंशाल्लाह से होंगे सैटरडे संडेज इन्हीं दिनों में, या सैटरडे या संडे ऑब्वियसली इसमें फ्री टाइम होता है, तो इसमें लाइव सेशंस अरेंज हो सकते हैं। इन सेशन का सिर्फ एक मकसद ये है कि हम इस सेशन में जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोगों के स्टार्टिंग पे कोस्टिंग है, तो इसलिए पहले मैं कोस्टिंग करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, फिर बजटिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, इस तरह हम वीकली बेसिस पे चलते रहेंगे। जो हमारी अप्रोच रहेगी, या हमें इस चीज़ में जो समझना है, क्योंकि हमें मार्च में बैठना है एग्जाम में, तो मार्च में अगर हमें एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम हमें सीआर क्वेश्चंस करने हैं या एमसीक्यूज करने हैं, वो किस अप्रोच से करने हैं। एक होता है नॉलेज लेना। नॉलेज लेना तो ऑब्वियसली आप लेक्चर से भी ले लोगे, नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, उसमें आप इस हद तक भी सीख लोगे ऑब्वियसली कि क्या कहते हैं, समझ लें कि एमसीक्यूज किस तरह करने हैं, सीआर किस तरह करने हैं। लेकिन एक होती है एग्जाम टेक्निक्स। एग्जाम टेक्निक्स सेशंस टू सेशंस ऑब्वियसली अपग्रेडेशंस भी उसमें होती है। और एग्जाम टेक्निक में ये चीज़ भी होती है कि आपको क्वेश्चन अगर आता है तो हमने क्वेश्चन किस तरह परफॉर्म करना है, ये चीज़ मैटर कर रही होती है। अगर आपने स्किल्स का ऑलरेडी कोई पेपर दिया हुआ तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर आपने नहीं दिया हुआ तो उस वजह से भी ये सेशन रखे जाते हैं, ताकि आपने अगर कभी पहले स्किल्स का पेपर नहीं दिया हुआ, एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो आप इस इन सेशंस का फायदा इस लिहाज से लें कि आपको फिर किस तरह वो चीज़ परफॉर्म करनी है। इट्स नॉट दैट मच टेक्निकल इसके बारे में, क्योंकि हमारा एबीसी पहला सेशन है जो कि लाइव जा रहा है। तो इसमें आपने एक एक चीज बड़ी क्लियर रखनी है कि सीनियर्स इसमें बहुत ज्यादा डराते हैं कि यार ये F5 जो एग्जाम है बड़ा मुश्किल एग्जाम है, ये नहीं हो सकता, मैं भी फेल हो गया, मेरे दोस्त भी फेल हो गए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अप्रोच अगर आपकी ठीक है तो यू कैन पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इजीली। अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। और अप्रोच ठीक होने का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको उस तरीके से करें जिस तरह एग्जामिनर चाह रहा है। एक चीज, जैसे ये क्वेश्चंस आज करवाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि हम ये समझें कि एग्जामिनर हमें अगर ये क्वेश्चन दे रहा है, चूंकि ये पास पेपर क्वेश्चंस हैं, और वीकली क्लासेस में हमारा मेन फोकस पास पेपर्स पे, नो डाउट हम वहाँ से स्टडी हब से या कैप्लन से या कहीं से भी कंटेंट से क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे इसमें भी। लेकिन मेन फोकस हमारा पास पेपर पे जस्ट इसलिए है क्योंकि पास पेपर्स की अप्रोच बाकी कंटेंट से मुख्तलिफ है, और पास पेपर्स असल में वो पेपर्स हैं जो कि ऑब्वियसली एग्जाम में आए हैं, और आगे इसी तरह के पेपर्स आएंगे, उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन पढ़ना किस तरह है, डाटा को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन इससे पहले मैंने ये सेशन इसलिए एंड ऑफ द मंथ पे रखा क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स, यानी कि पहले चैप्टर्स जो कोस्टिंग रिलेटेड थे, यानी कि एबीसी कोस्टिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग और टारगेट कोस्टिंग, यहाँ पे हमारे 3 आज की जो प्लान है कि हमने इसको कंप्लीट करना है, तो इसीलिए रखे ताकि आप लोग ने ये चीज़ कंप्लीट कर ली होगी। अगले हफ्ते तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग और उसके बाद सीवीपी एनालिसिस, लिमिटिंग फैक्टर, उससे रिलेटेड हम जाएंगे। यानी कि हम थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ कर ली हुई है, तो जो लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड हैं, अगर तो आपने वो देखे हैं या देख लिए हैं या 50% या 70%, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद ही आप इस सेशन में ऑब्वियसली बैठ रहे होंगे। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ों को क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से लेके चलना है कि आप लोग कहीं पे भी मिस आउट ना करो। यानी ये सेशन जो है ना, मिस आउट ना करो। अगर आप ऑब्वियसली जो नई स्टूडेंट्स आए उनको भी मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, लेकिन आप लोग आए हो तो आप लोग ये वाला सेशन मिस आउट मत करना, बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इस सेशन में एग्जाम अप्रोच पे फोकस बहुत ज़्यादा होगा मेरा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको ये बता दूं कि कोस्टिंग जो टॉपिक है, यानी जो कोस्टिंग पार्ट है, कोस्टिंग पार्ट में मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में सबसे एंड पे करवाता हूँ, इसलिए उसका लेक्चर सबसे एंड पे होगा। बाकी 4 रह गई, एबीसी, थ्रूपुट, टारगेट और लाइफ साइकिल। इन चार कोस्टिंग में से आपको अगर मैं बताऊं तो आपको इन चारों में से सीआर नहीं आना। पहले था हमारे क्या कहते हैं, मतलब प्लान, मतलब एग्जामिनर के प्लान में होता था कि वो सीआर देता था। बट अब रीसेंट अटेम्प्ट्स में ये चीज़ खत्म हो चुकी हुई है, इनसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज या ओटीकेस आने, एमसीक्यूज या एमटीक्यूज आएंगे इनमें से। लेकिन मैं आपको सीआर क्यों करवा रहा हूं? मैं आपको सीआर जस्ट इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम नॉलेज भी लें, और साथ हम अभी से प्रैक्टिस अगर स्टार्ट कर लेंगे ना कि यार क्वेश्चन पढ़ना किस तरह है। आपका फोकस पहले 4 चैप्टर्स, पहले 4 पार्ट जो हैं, जो कि कोस्टिंग के 4 जो मैंने आपको बताई हैं,
इनमें आपका फोकस एक चीज पे होना चाहिए और आपका फोकस एमसीक्यूज और एमटीक्यूज पे होना चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सीआर इस पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन इस सेशन में सीआर इसलिए करवा लो ताकि हम जब अगले सीआरस पे जाएं तो हमें पहले से पता हो कि इनको हैंडल किस तरह करना है और क्वेश्चंस करने किस तरह। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का एक क्वेश्चन है। इसको ऐसा करते हैं कि हम एक्सेल पे डायरेक्टली जाते हैं और वहीं करते हैं, क्योंकि हमें परफॉर्म ऑब्वियसली कैलकुलेशन या जो एक्सेल पे करनी है या वर्ड पे करनी है सीआर क्वेश्चंस की। तो मैं अगर यहाँ पे कराऊंगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सेल फॉर दैट। मैं बस ये वहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ, देन हम कंटिन्यू करते हैं इसको। मुझे बस एक आप कंफर्म कर दें, एक मिनट पर यस लिख दें चैट में अगर आपको एक्सेल प्रॉपर शो हो रहा है सबको, देन वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या कहते हैं, एबीसी रिलेटेड। इसमें असल में सीन ये है, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ क्राइटेरिया कि सीबी और टीजे, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके भी बता दूं, सीबी और टीजे ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सीबी और टीजे ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने साथ ना कोई रजिस्टर वगैरह या कोई नोट्स वगैरह रख लो, कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हो तो जरूर लिखो। ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और इनकी उन्होंने आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करके दूं तो यहाँ पे उसने डॉलर्स पर यूनिट, डॉलर्स पर यूनिट, डॉलर्स पर यूनिट और ये सारे लिखे हुए हैं, सही है। असल में उसने किया क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड किए, सारी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है दोनों की, उसको टोटल अप करके फिर आगे इसके आगे 3.35 लिखा हुआ है और इसके आगे 6.5 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड की है। फिर वो ओवरहेड्स पे आए। ओवरहेड्स में उसने एक ओवरहेड्स ऐड किए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2.30, कहाँ पे, प्रोडक्ट सीबी में। और टीजे में उसने ऐड किए 3.95 के ओवरहेड्स। हमें इस बात का कंफर्म है, हमें इस बात का पता है कि जो एबीसी कोस्टिंग है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है, इसका मेन इशू, मेन लड़ाई जो है वो ओवरहेड्स पे ही है। डायरेक्ट कॉस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस बात का कंफर्म है। हमें तो ये पता है कि ओवरहेड्स एक ऐसी चीज है जहां पे जाके एब्जॉर्प्शन ने गलत बेसिस चूज की होती थी, तो हम एबीसी एबीसी कहता है वहां पे कि नहीं भाई, गलत बेस चूज नहीं करनी, सही बेसिस चूज करनी है, उसकी बेस पे हमने ओवरहेड्स पर यूनिट निकालेंगे। यानी सीबी और टीजे को जो ओवरहेड्स पर यूनिट जा रहे हैं सही जाने चाहिए। अच्छा, टोटल कॉस्ट बता दी, सेलिंग प्राइस, मार्जिन, हमारा ताल्लुक चूंकि ओवरहेड्स पे, तो मैं इसलिए टोटल कॉस्ट इन चीजों पे भी फोकस नहीं कर रहा। अभी मैं अगले पॉइंट्स पे जा रहा हूं जो कि हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है ओवरहेड्स के बारे में। अगर हम ओवरहेड्स पे बात करें, अगर हम ओवरहेड्स पे बात करें तो अ, ये ये ओवरहेड्स, ओवरहेड्स पे बात करें तो ओवरहेड्स के बारे में वो कह रहा था मेन ओवरहेड्स इन्वॉल्व आर, एक ओवरहेड है प्रॉपर्टी कॉस्ट, एक ओवरहेड है क्वालिटी कंट्रोल और एक ओवरहेड है प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट। उसके बारे में वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल ओवरहेड के बारे में बात करें कि टोटल ओवरहेड में 75% ओवरहेड जो हैं, 75% जो ओवरहेड है अगर आप देखो, 75% जो ओवरहेड अगर आप देखो उसमें से प्रॉपर्टी कॉस्ट है, 23% क्वालिटी कंट्रोल है और प्रोडक्शन सेटअप है 2%, सही है। टोटल जितने भी ओवरहेड्स हैं, अब टोटल जितने भी ओवरहेड्स हैं अभी हम देखते हैं आगे, उसने हमें बताया होगा, क्योंकि अभी तक उसने हमें ओवरहेड्स पर यूनिट सीबी और टीजे के बताए ऊपर 2.3 और 3.95। जो मेरा ख्याल ये है कि वो अभी तक वो ना एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा था, अभी तक वो एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा होगा, या तो या कहीं ना कहीं इसका लिखा होगा भी, हम देखते हैं इसको, ठीक है। और वो आगे फिर हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह हमने सही एब्जॉर्ब करना है एबीसी की बेस पे। वो कह रहा है इफ इफ द ओवरहेड्स
इफ द ओवरहेड्स वर इफ द ओवरहेड्स वर यहां पे अगर मैं थोड़ा सा मार्क कर लूं इसको, इफ द ओवरहेड्स वर अबव ओवरहेड्स अबव वर री एलोकेटेड अंडर एबीसी प्रिंसिपल, वो कह रहा है अगर इन ओवरहेड्स को, ये वाले ओवरहेड्स जो लगे हुए हैं, इनको हम एबीसी प्रिंसिपल के थ्रू लेके चले, देन रिजल्ट दैट विल रिजल्ट would be the over allocation overhead allocation to or to CB would be 0.05 higher and overhead allocation to TJ will be 0.03 lower। वो कह रहा है कि अगर हम एबीसी यूज करेंगे तो कॉस्ट में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ओवरहेड पर यूनिट थोड़ा डिफरेंट आएंगे, तो वो उसने फर्क भी बता दिया। हम हमें हमें उसने बता दिया, लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो मांग क्या रहे। अब बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर नीचे बाकी सोल्यूशन पे जाएं, यानी कि बाकी पॉइंट्स पे जाएं, तो बाकी पॉइंट्स में हमें क्या बोल रहा है, अभी तक हमारी गेम क्या हुई है, हमें पता चला है एक दो प्रोडक्ट्स हैं सीबी और टीजे, उसके ओवरहेड्स हैं 2.3 और 3.95, और फिर वो कह रहा है कि ओवरहेड्स जितने भी थे उसका 75% प्रॉपर्टी कॉस्ट, 23% क्वालिटी कंट्रोल, 2% प्रोडक्शन सेटअप है। यहां तक हमें गेम समझ आ गई। अब यहाँ पे मेन गेम यहाँ पे है सारी, जो उसने डिटेल्स दी हुई हैं। डिटेल्स में वो कह रहा है द प्रोडक्शन, डिटेल्स में वो बोल रहा है कि, हाँ ये देखो, द द डायरेक्टर्स आर कीन टू इंट्रोड्यूस एबीसी, डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि हम एबीसी यूज करें फॉर कमिंग ईयर एंड हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डाटा। उसने कुछ डाटा दे दिया है। पेपर के बारे में वो बोल रहा है, प्रिंटिंग इंक के बारे में बोल रहा है, ये तो पेपर और प्रिंटिंग इंक हो गया, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। हमारा फोकस, क्योंकि हमें यहाँ से सीआर तो आना नहीं है, तो हमारा फोकस अभी फिलहाल ज्यादा रहेगा ओवरहेड्स पर। मैं डायरेक्ट कॉस्ट पर भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ओवरहेड्स की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में मैं बता दूंगा एंड पे, करना क्या, कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है। अच्छा, अब अगर देखिए यहां से बात स्टार्ट हो रही है, द सीबी नीड्स 6 minutes of machine time to produce each book, whereas TJ needs 10 minutes per book। machines cost $10 per hour to run। यानी यानी वो कह रहा है कि अगर आप सीबी बनाते हैं तो 6 मिनट लगते हैं मशीन के, टीजे बनाते हैं 10 मिनट लगते हैं, और 1 घंटा अगर मशीन चलती है तो $12 लगते हैं। ये टोटल उसने बता दिया, दोनों के प्रोडक्ट्स पर कितना टाइम लग रहा है, और अमाउंट भी बता दी कि अगर 1 घंटा मशीन चले तो कितने पैसे लगेंगे। सेल्स प्राइस दी हुई है, सेल्स प्राइस अभी नहीं देख रहा मैं, ओवरहेड्स पे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ओवरहेड्स हैं जिन पे हमने सारी गेम करनी है। ओवरहेड्स के बारे में अब उसने बता दिया, जो ओवरहेड्स के बारे में वो पहले पता क्या बता रहा था, अगर आप ऊपर जाओ तो पहले वो यहाँ पे, अगर आपको याद हो, बता रहा था कि इतने परसेंट और इतने परसेंट इनको एलोकेटेड है। ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, 288 टेट्रा 0, 28,80,000 ओवरहेड्स टोटल हैं, जिसमें से उसने प्रॉपर्टी कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट, ओवरहेड्स को अलहदा कर दिया। सही है। अब उसके आगे देखते हैं, द सीबी विल बी इंस्पेक्टेड ऑन 180 ओकेजन्स नेक्स्ट ईयर। सीबी के बारे में वो बता रहा है कि सीबी के जो इंस्पेक्शंस हैं, इंस्पेक्टेड, अब ये इंस्पेक्टेड ये क्यों बता रहे हैं, हमें देखना है। पहले तो हमें समझ आ गई गेम कि ओवरहेड्स थे, मशीन्स के बारे में उसने बता दिया, वहां तक तो समझ आ रही थी। लेकिन अब इंस्पेक्शन के बारे में क्यों बता रहा है, कि हो सकता है ओवरहेड में कोई ना कोई ऐसा ओवरहेड हो जिसकी बेस नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो। वो भी बताएगा, देखते हैं कि क्या क्या यूज होगा यहाँ पे, अभी देख लेते हैं इस चीज को भी। अच्छा, वेयर एज टीजे विल बी इंस्पेक्टेड जस्ट 20 टाइम्स, यानी 180 मरतबा सीबी को इंस्पेक्ट किया जाएगा, 20 मरतबा टीजे को किया जाएगा। जोला पब्लिशिंग कंपनी का नाम है, विल प्रोड्यूस इट्स एनुअल आउटपुट ऑफ 1 मिलियन सीबीज, 1 मिलियन सीबीज बनेगी चार प्रोडक्शन रन में बनेगी सीबीज, और 10 लाख यूनिट, और 10,000 यूनिट्स ऑफ टीजेस पर मंथ। ये भी बड़ी गेम है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में वो आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करता है। यहां उसने दिया है सीबी का, वो दे रहा है एनुअल आउटपुट साल का, जबकि टीजे का वो दे रहा है 10,000 पर मंथ, यानी साल का नहीं दे रहा, पर मंथ दे रहा है, तो साल का मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 1,20,000 आ जाएगा। और इसके प्रोडक्शन रन अगर देखा जाए तो 12 12 रन है, इसके प्रोडक्शन रन 12 रन है। ठीक है। अच्छा, अब 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 अगर देखें तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट हमने निकालना है, सीबी और टीजे का कॉस्ट पर यूनिट टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड।
यार ये ना पता क्या क्वेश्चन देखो, अब हमने इतना डाटा पढ़ा, इतना डाटा पढ़ा, और डाटा में सारी चीजें मिक्सअप हो गई, कुछ इंस्पेक्शन दे रहा है, कुछ प्रोडक्शन रन दे रहा है, हम क्या करें? आपने अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहना है। आपका कॉन्सेप्ट सिंपल क्या कहता है? हम पहले ओ ए आर, क्योंकि हमारी पहली है वो कह रहा है कि सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स की बेस पे ले जाओ। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर हम सारे ओवरहेड्स को उठा के मशीन आवर्स पे ले जाते हैं, तो क्या ये अप्रोच एबीसी अप्रोच है या एब्जॉर्प्शन अप्रोच है? मुझे आपका नॉलेज भी थोड़ा बहुत टेस्ट करना है साथ। ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच है या एबीसी अप्रोच है? अगर हम सारे ओवरहेड्स उठा के एक मशीन आवर्स पे सारे को बेस कर देते हैं और एक ही ओएआर निकालते हैं, तो क्या ये एब्जॉर्प्शन है या एबीसी है? सबने बताना है, सबने सबने बताना है, सबने। ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट ही ये था कि वो कहता है कि सारे ओवरहेड्स उठाओ और एक ही बेस पे ले जाओ। तो ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर वन में, यानी पार्ट सी यहाँ पे इसलिए क्योंकि पार्ट ए और बी में कुछ और था तो वो मैं लेके नहीं आया। तो हम क्वेश्चन नंबर वन लिख लेते हैं। क्वेश्चन वन में हमें बेसिकली क्या करना है, ओ एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन टेक्निक। एब्जॉर्प्शन टेक्निक लिखने के बाद मैंने उसको एक हेड दे दिया ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि मैं एक इसकी हेडिंग में कुछ ना कुछ करने जा रहा हूं। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन टेक्निक में मैंने क्या करना है कि स्टेप नंबर वन आपको हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा हमेशा एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हो, एबीसी यूज कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए, तो पहली चीज हमेशा ओएआर होगा। पहली चीज हमेशा ओएआर होगा। स्टेप नंबर वन में हमेशा ओएआर निकलेगा, क्योंकि ओएआर नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओएआर ही कुछ ऐसा है जो आपकी मदद करेगा। ओएआर ही कुछ ऐसा है जो आपकी मदद करेगा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने में। ठीक है। ओएआर सबसे पहले, चाहे एब्जॉर्प्शन है चाहे कुछ भी है, ओएआर ही यूज होगा। अब ओएआर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। आप चाहो तो ये लिख सकते हो जैसे बजटेड ओवरहेड्स और नीचे इसके बजटेड। अब हमारे पास बजटेड एक्टिविटी लेवल में मशीन आवर्स है तो मैं बजटेड मशीन आवर्स लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल ये लिख सकते हो, या जरूरत नहीं है, अगर नहीं नहीं भी चाह रहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, यार का कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज अगर ज्यादा क्लियर होंगी ना एग्जामिनर को, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि देखते साथ होगा बच्चे को तो आता है, वो फिर मार्क्स जो है ना वो रेपिटेटिवली बड़ी तेजी से दे रहा होता है। ठीक है। अब बजटेड ओवरहेड्स, मेरा आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन है। हमारे सवाल में बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हमारे सवाल में बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? अभी अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, पढ़ा है मैंने पूरा क्वेश्चन और आपको बताया कि यार ये ओवरहेड्स हैं जिनको हमने लेके जाना है, एब्जॉर्ब करना है। फौरन जवाब चाहिए, फौरन फौरन फौरन। गुड। गुड उमेर, गुड। बाकी 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 स्टूडेंट सबने सबने जवाब देना। देखो यार, बड़ा एक्टिव रहना है, बड़ा एक्टिव रहना है हमें, क्योंकि बड़ा कम टाइम में कुछ इफेक्टिव करना है, कुछ एफिशिएंटली चीजों को लेके चलना है। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? गुड। तो 28,80,000 मैंने आप लोगों को यहां बताया था। अगर मैं आपको दोबारा इस चीज को क्लियर कर दूं, तो ये देखो 28,80,000 हमारे ओवरहेड्स थे। और यहां हम टोटल क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे ये टेंशन ही नहीं है, हमारी तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं है कि भाई ओवरहेड्स में से इतने इसको बेस लेके जाना है, इसको। हमने कहा एब्जॉर्प्शन है, सारों को मशीन आवर्स पे लेके जाना है, हम लिख देंगे 28,80,000। ठीक है, 28,80,000। और बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं? अब बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, बात तो ये है। बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, बात तो ये है, क्योंकि बजटेड मशीन आवर्स टोटल में दिए ही नहीं हुए। बजटेड मशीन आवर्स टोटल में दिए ही नहीं हुए, तो कोई मसला नहीं, हम निकाल लेते हैं। जो चीज नहीं दी हुई, हम भी तो एफ वाई भी करने आए हैं ना, हम भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो, बजटेड मशीन आवर्स टोटल में नहीं है, अगर आप देखो ना, गिवन नहीं है, लेकिन मशीन आवर्स का एक डेटा जरूर गिवन था। मशीन आवर्स का एक डेटा जरूर गिवन था, और वो अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसको करके बताऊं, तो ये वाली लाइन जो थी, ये वाली, ये मशीन के बारे में थी। अगर आप देखो, सीबी नीड्स 6 मशीन आवर्स, 6 मिनट्स ऑफ मशीन आवर्स, वेयर टीजे नीड्स 10 मिनट्स ऑफ मशीन आवर्स। हम निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, टोटल ही निकाल लेना, टोटल निकाल लें। अब टोटल में पता है क्या सीन है? हमने इसके लिए करनी है वर्किंग, तो वर्किंग तो शो करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। तो जहां भी वर्किंग शो करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बजटेड मशीन आवर्स की वर्किंग शो करनी है, तो मैं इसको क्लिक करके इसके आगे ना एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ इसके आगे ही एक चीज ऐड कर रहा हूँ ब्रैकेट में, वर्किंग वन।
वर्किंग वन देख रहे हो, W1 का फायदा पता क्या है? चाहे इसको बोल्ड भी कर दो ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी हो जाएगी इसके बारे में, वर्किंग शो की हुई है ताकि एग्जामिनर को वो फंसे मत। तो वर्किंग वन आप साइड पे, हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। वर्किंग वन। अच्छा एक चीज बस मैं इसको कर दूं, इरेजर कहाँ पे है? ठीक हो गया। अच्छा वर्किंग वन में मैं क्या शो करूंगा? वर्किंग वन में मुझे शो करना है बजटेड मशीन आवर्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बजटेड मशीन आवर्स, जो क्योंकि मुझे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं तेजी में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ ऐसा सीन हो सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरा भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो ये नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर लूं पहले फिर क्वेश्चन कर लूं, नहीं, पहले क्वेश्चन कर लो कि बाद में उस चीज को देख लेना, क्योंकि वो आपका आइल्स का टेस्ट नहीं ले रहा है, इसी के टेस्ट ले रहा है, ठीक है। अच्छा बजटेड मशीन आवर्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि यार हमारे पास उसने बोला कि 6 मिनट्स लगेंगे, 6 मिनट्स लगेंगे आपके सीबी पे, यानी सीबी पे वो बोल रहा है 6 मिनट्स, मैंने ऐसे लिख दिया 6 मिनट्स, ठीक है, 6 मिनट्स। और टीजे पे वो आपके ले रहा है कितने मिनट्स? अगर हम देखें तो 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स। और इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या मैं ऊपर लिखता हूँ कि ये मैंने मिनट्स में लिखा, और इसको मैं आवर्स में किसा कन्वर्ट करूंगा? सिंपल, इज इक्वल टू 6 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 0.01 आवर। ये देखो आवर्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे, आवर्स में मैं लिख रहा हूँ 0.1, किसका निकाला? इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 60, ऑब्वियसली मिनट्स से आवर्स में जाने के लिए जो ये 10 मिनट्स हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 60, 10 डिवाइड बाय 60, 0.166667, यानी कि दोनों के आवर्स मेरे पास आ गए, दोनों के आवर्स मेरे पास आ गए। मैं इसको ना जरा इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, हाईलाइट आप चाहो तो कर सकते हो, मैं जैसे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनर का ना फोकस रहे कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारी रिक्वायर्ड वो हाईलाइटेड है। अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। अब ये आवर्स हैं जो कि किस पे लगने हैं? एक यूनिट पे, एक यूनिट पे। अब किसी तरह मुझे पता चल जाए कि यार नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों के कितने हैं, किसी तरह मुझे पता चल जाए कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। अगर मुझे पता चल गया ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो मेरे लिए गेम ही नहीं कुछ। टोटल आवर्स निकालना, मैं टोटल चाहिए ना हमें, क्योंकि ऊपर पता है क्या, OAR के लिए अगर मैं बजटेड ओवरहेड्स इसकी बात करूं, इसकी बजटेड ओवरहेड्स की बात करूं, ये मेरे पास है टोटल। तो बेस में मशीन आवर्स पर यूनिट तो नहीं हो सकते, वो भी टोटल चाहिए OAR निकालने के लिए। तो टोटल तभी आएंगे जब मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो मुझे उसने बताया तो था नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। ये देखो अगर तुम थोड़ा फोकस करो, ये देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आओ जरा, ये वाले पॉइंट पे जहां उसने बताया था कि आपका एनुअल आउटपुट कितना है। सीबी की आपके पास है 1 मिलियन यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स, और जो टीजे है उसके 10,000 यूनिट्स पर मंथ बताया ना, तो मल्टीप्लाई 12 कर दो। मल्टीप्लाई 12 करोगे तो उसका मतलब 1,20,000 यूनिट्स है, 1,20,000 यूनिट्स है। तो मैं यही यही पॉइंट में जाके किस तरह वहां मेंशन करूंगा, जहां मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैं लिखूंगा यूनिट्स इसके हैं मेरे पास 1 मिलियन, सीबी के 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन, और इसके मेरे पास है 1,20,000। अगर आप चाहो यहाँ शो करना चाहते हो वर्किंग, बिल्कुल कर सकते हो कि 10,000 यूनिट्स पर मंथ शो किए हुए हैं, इज इक्वल टू, ये याद रहे एक्सेल में अगर कोई पहली मरतबा एक्सेल यूज कर रहा है, हमेशा फॉर्मूला से पहले इक्वल का साइन जरूर होता है, इक्वल का साइन जरूर होता है। 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 नंबर 8, कीबोर्ड पे 8 नंबर के ऊपर शिफ्ट दबा के जब लिखोगे तो मल्टीप्लाई इस तरह का आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 12 कर देंगे ताकि पूरे साल के यूनिट्स निकल आए, पूरे साल के यूनिट्स निकल आए। अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स आ गए। अच्छा टोटल मशीन आवर्स जब आए, बस मुझे अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू 0.1, सेल पे क्या, WV1, WV1 बेसिकली सेल का नंबर है, ठीक है, सेल नंबर WV1 जिसमें मैंने शो किया हुआ है, मल्टीप्लाई, ठीक है, यूनिट्स WV2, यानी कि इक्वल टू WV1 को क्लिक कर लेना या कीबोर्ड से चले जाना, ठीक है। आईफोन वाले भाई 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट से लड़के ने कुछ कर दिया है नोट, डिलीट ऑल ड्राइव्स, रुको जरा डिसेबल कर दूं। अच्छा तो डब्ल्यू में हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि हमने यहां तक पहुंचे थे कि किस तरह हमने फॉर्मूला कैसा लगाना है। मैं दोबारा बता दूं अगर किसी को नहीं आता, हमेशा फॉर्मूला अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है इस 0.1 आवर्स को 10 लाख से, तो मैंने बस जिस सेल में आंसर निकालना है टोटल मशीन आवर्स, इक्वल का साइन डालूंगा, एरो से यानी कीबोर्ड के एरो से या माउस से डायरेक्टली इसको क्लिक करूंगा, 0.1 मल्टीप्लाई 8 के ऊपर शिफ्ट दबा के 8 के शिफ्ट दबाना और 8 दबाना, तो आपका ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके ये 10 लाख ये सेम सेल पे आऊंगा और इक्वल दबा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 1 लाख मशीन आवर्स मेरे पास आ गए, 1 लाख मशीन आवर्स मेरे पास किसके आ गए? और सीबी के 1 लाख मशीन आवर्स टोटल आ गए। अच्छा लेकिन हमें पता है कि ये ओवरहेड्स, ये जो बजटेड ओवरहेड्स 28,80,000,
ये सिर्फ सीबी के नहीं है, ये टोटल बिजनेस के हैं, और बिजनेस में दोनों बन रहे हैं, तो हमें टोटल मशीन आवर्स के लिए सिर्फ ये वाले मशीन आवर्स नहीं चाहिए, बल्कि टीजे के भी चाहिए। टीजे के लिए भी सेम करेंगे। अच्छा यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे एक छोटी टेक्निक मैं तुम्हें बताने लगूँ। ये तुमने जरा गौर से समझनी है टेक्निक। अगर एक्सेल तुम्हें आता फिर नहीं होगा ये मसला, लेकिन अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने ये 1 लाख लगाया ना, 1 लाख आंसर निकाला है, किस तरह निकाला था, इज इक्वल टू W21 इंटू X21। तो मेरे पास आंसर आ गया 1 लाख। अब हो सकता है मेरे पास अभी तो दो प्रोडक्ट्स है ना, अभी तो दो प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पे अगर हो फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट्स, मैं एज्यूम करवा रहा हूँ, एक शॉर्टकट तान लगाऊं। यहाँ पे मेरे पास हो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट हो, ए बी एक प्रोडक्ट हो, फिर ये प्रोडक्ट हो, फिर ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो। अब सबके इतने ज्यादा वैल्यूज होंगी, सबकी वैल्यूज होंगी, किसी के कितने मिनट्स, किसी के कितने मिनट, सब कुछ होगा ना। तो अब एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम बस एक काम करना, जो तुमने एक दफा फॉर्मूला लगा दी, तुमने लगा दिया, इसको करना कंट्रोल+C कॉपी। इसको करो कंट्रोल+C कॉपी, कॉपी हो गया। ये बात याद रखना कि एक्सेल में जब तुम कॉपी करते हो कुछ, ये बात याद रखना कि एक्सेल में जब तुम कॉपी करते हो कुछ, तो वैल्यू नहीं कॉपी होती, बल्कि उसका फॉर्मूला कॉपी होता है। और अगर तुम एक स्टेप नीचे आओगे तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ था वो भी एक स्टेप नीचे आ जाएगा। यानी अगर मैंने यहां से कॉपी किया ना 1 लाख को, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर जाके जहां फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया, मैं एक स्टेप नीचे आके अब देखना मैं पेस्ट करने लगूँ, कंट्रोल V दबाने लगूँ। ये मैं कंट्रोल V दबाया, ये आंसर क्या आया, 20,000। 1 लाख कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, बल्कि पता क्या हुआ, अभी तुम फॉर्मूला वाली साइड पे जाओ, मैं किसकी बात करूं, इस फॉर्मूला की बात करूं, ये वाले। रुको जरा तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, यहाँ फॉर्मूला बार में तुम थोड़ा नोटिस करना, फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार पे नोटिस रखना तुमने अभी, रुको जरा 1 मिनट बस। हाँ, फॉर्मूला बार पे देखो, W21 इंटू X21 लिखा हुआ है फॉर्मूला बार में। लेकिन जब मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूँ यहाँ से, लाख से नीचे वाले सेल पे आया, अब देखो W22 इंटू X22, मैंने मैंने उससे बोला था कि 22 लिखो, नहीं, मैंने जस्ट कॉपी करके पेस्ट किया। अब अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स भी होंगे ना, मैं सबके आगे पेस्ट करूंगा, तो जो रिलेटिव उसके साइड पे वैल्यू होगी, यानी कि एक स्टेप अगर मैं नीचे आऊंगा तो वहां से जो फॉर्मूला लगा है वो भी एक एक स्टेप नीचे आता रहेगा। यानी अगर यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4, ठीक है, 3 4, और फॉर्मूला ऊपर लगा लगा हुआ है कॉपी, W21 इंटू X21 लगा हुआ ना, नीचे मैंने कितने सेल्स के नीचे 3 और 4 लिखा, ठीक है। अब मैं इसके जाके अगर आगे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे 12 आ गया, कैसे आया, क्योंकि जब मैंने यहां से कॉपी किया था तो फॉर्मूला कॉपी हुआ, और जब मैं नीचे आता रहा जहां पे आगे मैंने पेस्ट किया, तो उसने अपने रिलेटिवली, क्योंकि इसमें हमने MA1 लेवल अगर तुम्हें याद हो तो एक हमने चीज पढ़ी होती है स्प्रेडशीट में, रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो यही होता है कि आप एक दफा फॉर्मूला बना लेते हो, वो रिलेट कर रहा होता है अपने सेल्स के साथ, लेकिन जब आप नीचे जाते हो तो आपको, अब मैंने 3 इंटू, मैंने ये तो नहीं किया ना इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, 1 मिनट, इज इक्वल टू 3 × 4, ऐसे तो नहीं किया ना, मैंने क्या किया, बस वहां से कॉपी किया फॉर्मूला, और यहां आके पेस्ट कर दिया, तो आंसर आ गया, क्योंकि वो फॉर्मूला पूरा का पूरा इस तरह, बेसिकली यही गेम है एक्सेल की। तो ये हमें समझना पड़ेगा, टाइम के साथ ये भी सीखना है, इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, कि जो क्वेश्चन, ये तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये आपको खुद भी कैप्लन में क्वेश्चंस जो नजर आएंगे जब आप क्वेश्चंस करो, तो इस चीज को एक्सेल पे सोल्व करो। पेपर में इतना टाइम नहीं है कि वहां पे पहली मर्तबा ये चीज कर सको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी। अच्छा, अब अगर आप देखो एक पॉइंट आप जरा देखो अगर, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि आपके जो मशीन आवर्स जो आपको चाहिए थे वो आपने निकाल दिए। यहां मैं 2 मिनट जरा रुक के एक बात करने लगूं। तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि सर इतना टाइम ले रहे हैं तो हमारा कितना टाइम लगेगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये जितना स्टेप मैंने किए ना, ये तुम्हारे लिए 2 मिनट की गेम है, ये जितना मैंने लिखे 2 मिनट के अंदर अंदर लिखा जाएगा। अभी तो हम समझ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि इतना टाइम लगेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको घंटे में करवा रहा हूँ ना, तो अगर आपको खुद करोगे अच्छी प्रैक्टिस के बाद, तो 15 मिनट की गेम होगी, सिर्फ 15 से 20 मिनट। अभी एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए टोटल मशीन आवर्स, तो मैं लिखूंगा टोटल मशीन आवर्स, और इसके आगे टोटल कितना लिखूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप आपको पता है सम कितना, सम इस तरह भी ले सकते हैं कि वैल्यू प्लस, इज इक्वल टू जो भी सेल में है उसकी वैल्यू प्लस जो भी ऐड करने, Y21 में किया, फिर Y22, एंटर कर दिया 1,20,000, ठीक है। ये मैंने बोल्ड कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने ये फाइनल आंसर निकाला है, टोटल मशीन आवर्स 1,20,000। अब एक यहाँ पे मैं तुम्हें बात बता दूं, फायदा क्या है तुम्हारे तुम्हारे लिए, एक चीज बताता हूँ। अब तुमने यहाँ तुम्हें पता चल गया टोटल मशीन आवर्स जो बिजनेस में लगे हैं वो 1,20,000 है। अब यहाँ आके ऐसे 1,20,000 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन जहां तुमने ऑलरेडी 1,20,000 निकाला ना, अब तुम इक्वल करो, इक्वल टू दिस। अब जाओ यहाँ पे
और यहां से, मतलब तुमने क्या करना है, जिस सेल में तुम्हें वैल्यू 1,20,000 लिखनी है, तुमने इक्वल करके माउस से उस सेल को क्लिक कर देना है। इज इक्वल टू Y23 क्लिक किया, 1,20,000 डायरेक्ट आ गया। एक मैं तुम्हें बात बता दूं, एक मैं बात क्लियर समझना। अब जब मैंने यहां से कॉपी पेस्ट किया, यानी वहां से आज चीज वैल्यू लेके है, अब क्यों नहीं फॉर्मूला आया? अब क्यों नहीं फॉर्मूला आया? क्यों? क्योंकि जब मैं वहां पे फॉर्मूला लगाया था, कॉपी पेस्ट किया था, तो ये वाले सेल को 1,00,000 वाले सेल को नीचे कॉपी करके वहां से नीचे वाले सेल पे पेस्ट किया तो आंसर आ गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 1,20,000 लिखा, तो यहाँ मैंने वहां से कॉपी करके 1,20,000, इस तरह नहीं मैंने किया, मतलब मैंने ये करके नहीं किया, यहाँ से कॉपी करूंगा फिर यहाँ जाके पेस्ट करूंगा, तो ये तो आंसर देखो क्या आ गया, 2,88,000 शो हो गया, क्योंकि वो सम वाला फॉर्मूला यहाँ ले आया है। ऐसे नहीं करना, जब तुम्हें वैल्यू सिर्फ पिक करनी है तो तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें फिर कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। तुमने जिस सेल में वैल्यू लिखनी है ना, उस पे इक्वल टू लगाना है, और जो वैल्यू पिक करनी है उसको वैल्यू क्लिक कर लेना। ये देखो वैल्यू डायरेक्ट आ गई है, वैल्यू डायरेक्ट आ गई। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? ये दो दो बातें क्लियर है एक्सेल के बारे में? जरा कंफर्म करो, यस लिखो फिर, ताकि हम आगे चलें। मैं बहुत ज्यादा डीप जाके समझा रहा हूं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा क्लियर हो इन चीजों का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंफर्म करो जरा। बाकी भी कंफर्म करो यार, बाकी भी कंफर्म करो, ताकि हम आगे चलें टुवर्ड नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब ओ ए आर किस आता है तुम्हें पता है? ओ ए आर निकालने के लिए तुम्हें बस यही दो डाटा चाहिए था। ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स 2,00,000। देखो मैंने इक्वल पहले लगाया, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। इक्वल टू इस सेल में डिवाइडेड बाय बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, से डिवाइड करके बजटेड मशीन आवर्स से किया। ओ ए आर तुम्हारे पास आ गया 24। ओ ए आर तुम्हारे पास आ गया 24। तुम चाहो कि इसको हाईलाइट करना चाहो तो तुम कर सकते हो किसी भी कलर में, ताकि हम एग्जामिनर को वो पता चल जाए कि हमने पहला स्टेप यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लिया। ये पूरे फर्स्ट स्टेप की वर्किंग हो गई। इसको पूरे को तुम ये भी कर सकते हो कि तुम बॉर्डर भी लगा सकते हो। ये देखो आउटसाइड बॉर्डर लग गया, ताकि ये पता चल जाए कि एक बॉर्डर इसके अंदर स्टेप वन हुआ है, ये हुआ है स्टेप 1। स्टेप 1 की हमने कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, अभी क्वेश्चन 1 पूरा नहीं हुआ, अभी स्टेप 1 हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना था? हमने तो निकालना था स्टेप 2, यानी कि हमने निकालना था एक्चुअली प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। क्योंकि हमारा सवाल तो यही था ना कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट में बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दोनों आते हैं। तो मैं सिर्फ अभी वर्किंग प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट की करवा रहा हूँ। कॉस्ट में तो डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, वो अभी शामिल नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो अभी शामिल नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, अभी जस्ट मैं प्रोडक्शन ओवरहेड पे बात करूँ, तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट चाहिए, तो निकाल लेते हैं। हमें पता है एक प्रोडक्ट हमारे पास है सीबी, और एक हमारे पास है टीजे। ठीक है, यहां लिख लो, या फिर एक तरीका ये है कि इसको तुम यहां पे भी इस तरह भी लिख सकते हो, सीबी और टीजे, इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो। अब सीबी और टीजे जो तुम लोगों को इसके प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है तुम लोगों का? अब थोड़ा सा ना इस पॉइंट को समझो। ओ ए आर आया है 24। ओ ए आर तुम मानते हो 24 आया, हमने मैं आपको प्रूफ करके सब कुछ वर्किंग करके दिखाया, 24 आ गया। 24, जरा गौर से समझना, 24 पर मशीन आवर, यही बात है। ओ ए आर पर यूनिट में तो नहीं आया ना, हमने डिवाइड बाय यूनिट्स तो किए नहीं थे। तो 24 पर मशीन आवर, 24 पर मशीन आवर। अच्छा, बेटा। अच्छा, 24 पर मशीन आवर, 24 पर मशीन आवर का क्या मतलब है? 24 पर मशीन आवर का क्या मतलब है? 24 पर मशीन आवर का ये मतलब है, 24 पर मशीन आवर का ये मतलब है कि आपका मशीन के जब 1 घंटा गुजरता है, ये जरा कान खोल के इस पॉइंट को समझना। मशीन का 1 घंटा गुजरा, मशीन का 1 घंटा गुजरा तो 24 लग गए, यही मतलब है। 24 पर मशीन का यही मतलब है, मशीन ने 1 घंटा गुजारा तो $24 लग गए, $24 लग गए। अब हमें एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि एब्जॉर्प्शन ने बोला कि 24 पर मशीन आवर, यानी एक मशीन का घंटा गुजरेगा तो ओ ए आर 24 के लग जाएंगे। हमने यहां निकालने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, ऐसे ही है एक यूनिट पे। मुझे बताओ सीबी के एक यूनिट पे मशीन के कितने घंटे लगते हैं? अगर ये पता चल जाए तो हम 24 को उससे मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि 24 1 घंटे। अगर तो सीबी पे पूरा 1 घंटा लगता है, तो मैं बोलूंगा कि 1 घंटे में तो ओवरहेड $24 वैसे ही लगते हैं, तो सीबी पे 24 ही लगेंगे अगर सीबी पे 1 घंटा लगता हुआ। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सीबी पे टोटल मशीन आवर एक यूनिट पे कितने लगते हैं?
आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करो। सीबी के एक यूनिट पे मशीन आवर कितने लगते हैं? भाई सबने बताना, सबने सबने फोकस करके सीबी के एक यूनिट पे, क्योंकि हमें एक घंटे का पता है कि पूरा घंटा गुजरेगा तो 24 लगने हैं। लेकिन हमने देखना है सीबी के कितने लगने हैं, तो तुम साइड पे जाओ ना जरा, यहाँ पे देखो। ये देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया था, इसीलिए हाईलाइट किया था ताकि हमें इसको यूज करना था बाद में। ये आवर देखो, सीबी पे हमारे लग रहे हैं 0.1 आवर, और टीजे पे लग रहे हैं 0.16667 आवर्स, ठीक है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि सीबी पे लगने हैं 0.1 आवर। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं लिखूंगा कि इज इक्वल टू 24। मैंने रेफरेंसिंग करनी है, जितनी रेफरेंसिंग होगी उतना बेटर है, एग्जामिनर को पता चलेगा तुम प्रोफेशनल हो। इक्वल टू 24 यहां से पिक किया, 24 लिखा गया, तुम समझो लिखा गया। इज इक्वल टू 24 पर मशीन आवर था ना। और एक मशीन आवर कितने का है, एक सीबी पे कितने मशीन आवर लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं मशीन आवर के, 0.1, तो मल्टीप्लाई। अब वहां जहां पे 0.1 है ना, डायरेक्टली वहां से पिक कर लो। 0.1 लिख भी सकते हो, गलत नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन रेफरेंसिंग का फायदा ज्यादा है। आंसर आ गया ये। अब रेफरेंसिंग का फायदा ज्यादा क्यों, अब देखना जरा, मैं तुम्हें 2 मिनट में समझाता हूँ क्यों फायदा है। हो सकता है कि तुम बाद में कैलकुलेशन देखो, तुम्हें पता चले यार ये तो 0.1 था ही नहीं, ये तो 0.1 था ही नहीं, ये तो 10 मिनट थे। अगर तुम कल को इसको, ये देखो उधर आ जाओ, फॉर्मूला बार ऊपर देखो, ऊपर फॉर्मूला बार में अगर इसको 10 मिनट करते हो, तो देखो चेंज हो गया आंसर। यहां से फिर ये भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि रेफरेंसिंग हुई हुई है। फिर ओ ए आर भी ठीक हो जाएगा, देखो ओ ए आर भी ठीक हो गया। एक चीज ठीक करने की गलती होती है, उसको ठीक करते हो तो फौरन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर तुम डायरेक्टली नंबर लिखोगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। समझ आ गई बात की? रेफरेंसिंग जितनी ज्यादा होगी, एक पॉइंट शुरू से तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन उससे सेट था, तुमने एक जगह पे ठीक किया, सारा सेट हो जाएगा। रेफरेंसिंग सीखो, रेफरेंसिंग करना सीखो, ठीक है। तो 2.4 तुम्हें यहां से पता चल गया कि सीबी पे लग रहे हैं 2.4, सीबी पे लग रहे हैं 2.4 प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, सीबी पे लग रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 2.4। अच्छा, सेम टीजे पे वैसे करेंगे, इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई, वही 0.1, इसके आवर्स थे 0.1667, 0.1 इस पे लग रहे हैं 4, इस पे लग रहे हैं 4, तो तुम्हारे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आ गए 2.4 और 4। ये तुम्हारा स्टेप 2 हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो तुम्हें निकालना था। इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने यहां से बॉर्डर लगा दिया इस पे। और अगर तुम चाहोगे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट शो भी करना है, एज अ हाईलाइट करके शो करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो। किस तरह? तुम चाहो तो इसको ऐसे वैल्यूज को हाईलाइट कर लो, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाह रहे ना करो। ये देखो तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकल आया। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? बताओ क्लियर है यहां तक? एब्जॉर्प्शन के थ्रू किस तरह एक्सेल पे सॉल्व करने क्लियर है? अच्छा, अब यही क्वेश्चन हमने करना है वो उसके थ्रू, एबीसी के थ्रू। यही क्वेश्चन हमने करना है एबीसी के थ्रू। अब एबीसी के लिए हमको क्या करना है, एबीसी के लिए हमने सबसे पहले एबीसी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एबीसी में हमें पता है कि जितने ओवरहेड्स होंगे उतने ओएआर होंगे, जितने ओवरहेड्स होंगे उतने ओएआर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूँ कि एबीसी टेक्निक, एबीसी टेक्निक मैंने तुमको पहले बताया था, एब्जॉर्प्शन यूज करो या जो मर्जी यूज करो, पहला स्टेप हमेशा ओएआर होगा, पहला स्टेप हमेशा ओएआर होगा, हमेशा, ठीक है। और लेकिन यहां पे एक बात याद रखना है, एबीसी में एक ओएआर नहीं निकलेगा, क्योंकि एबीसी में हर ओवरहेड की बेस अपनी है। तो जितने ओवरहेड्स होंगे उतनी ओएआर निकलेंगे। अब हमारे कितने ओवरहेड, 3 ओवरहेड्स है, तो हमारे 3 ओएआर निकलेंगे। एक ओएआर हमारा निकलेगा प्रॉपर्टी कॉस्ट के लिए, एक ओएआर हमारा निकलेगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और एक ओएआर निकलेगा प्रोडक्शन सेटअप के लिए। सबके लिए अपने अपने ओएआर निकलेंगे, सबके लिए अपने अपने ओएआर निकलेंगे। अच्छा, अब सबके ओएआर कैसे निकलेंगे जरा देखो। प्रॉपर्टी कॉस्ट, सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टी कॉस्ट। ओएआर का तरीका वही है, ओएआर का तरीका वही है।
कि हमने ऊपर बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल करने हैं। लेकिन इस बार हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। इस बार हमारे ओवरहेड्स थोड़े डिफरेंट हैं और वो उनको थोड़ा यहाँ से समझते हैं। ये देखो, इस बार हमारे प्रॉपर्टी कॉस्ट के ओवरहेड है 216 टेट्रा जीरो, क्वालिटी कंट्रोल के हैं 668 टेट्रा जीरो, और 52,000 है प्रोडक्शन सेटअप, और 52,000 है प्रोडक्शन सेटअप। यानी तीन अलग ओवरहेड्स हैं तो तीन अलग ओएआर निकलेंगे। तीन अलग ओवरहेड्स के तीन अलग ओएआर निकलेंगे। तो अब किस तरह निकलेंगे, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, इक्वल टू, जरा गौर से प्रॉपर्टी कॉस्ट में आपको पता है कि बेस क्या रखनी है। कैसे पता है, यहां पे एक जगह पे बताया हुआ था इसने, नेक्स्ट ईयर 20 टाइम्स, और वेट अ मिनट, यहां कहीं बताया हुआ था इसने। एक तो इसने बताया हुआ है सीबी, एक मिनट को दोबारा रीड कर लेते हैं। मैं वो पॉइंट मिस कैसे हो गया मुझसे। अगर हम देखें, उसने बोला कि द सीबी विल बी इंस्पेक्टेड 180 गई इन ईच ईयर, वेयर टीजे इतनी इंस्पेक्शन हो गई, विल प्रोड्यूस एनुअल आउटपुट ऑफ 1 million CPs in 4 production runs and approximately 10,000 for this। और प्रॉपर्टी कॉस्ट के लिए यहां उसने बताया था, एक मिनट अगर मैं यहां देखूं, तो मेरा ख्याल है मैंने रिक्वायरमेंट का वो पार्ट कट कर दिया। मैं एक मिनट पास पेपर से वो चीज ले आऊं जहां पे ये लिखा हुआ था। एक मिनट बस। CB and TJ, ये रहा। अच्छा, लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। वो बेसिकली मैं उसको स्टेटमेंट्स में ढूंढ रहा था, लेकिन उसने सामने ही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सामने ही तो लिखा हुआ है, ये देखो, बिल्कुल सामने ही तो लिखा हुआ है। ये देखो, सारों की बेसिस लिखी हुई है, उसने बताया है बेसिस। उसने ऑलरेडी आपको पता है ना कि बेस में कॉस्ट ड्राइवर्स यूज होते हैं। तो प्रॉपर्टी कॉस्ट के लिए उसने बोला मशीन आवर्स कॉस्ट ड्राइवर है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। और याद है जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हो सकता है किसी की बेस होंगी, तो क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स के लिए मैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस को बेस रखना है, प्रोडक्शन सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स को। अच्छा, अगर हम जाएं टूवर्ड्स फर्स्ट ओवरहेड प्रॉपर्टी कॉस्ट, तो हमें पता है मशीन आवर्स हमारी बेस है। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या मुझे दोबारा से मशीन आवर्स निकालने की जरूरत है? ये टोटल मशीन आवर्स दोबारा से निकालने की जरूरत है, या मैं ऑलरेडी वर्किंग वन से पिक कर लूं? बताओ तुम लोग क्या कहते हो उस पे। तुम लोग क्या कहते हो कि इसको दोबारा से मैं क्या कहते हैं कैलकुलेट करूं, या मशीन आवर्स वही यूज होंगे जो ऑलरेडी मैंने टोटल मशीन आवर्स निकाले थे? तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तुम लोगों ने पढ़ा तो हुआ है, टॉपिक तो लिया हुआ है, समझा हुआ है, क्या समझते हो इस बारे में? फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। प्रॉपर्टी कॉस्ट के लिए बेस जो है हमने वही लेनी है जो हमने ऑलरेडी यूज की थी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम दोबारा कैलकुलेशन करें या वर्किंग वन से ही वैल्यू पिक कर लूं? हाँ भाई, नो रिप्लाई, क्या सीन है? आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर? मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ बिल्कुल वर्किंग वन से। देखो, आपने जब एक मरतबा मशीन आवर्स टोटल मशीन आवर्स निकाल ली है, अब यही मशीन आवर्स चाहे आप एबीसी में निकालोगे, बात तो वही है। बात तो वही है, तो इतना फर्क नहीं आएगा, इतना फर्क नहीं, मतलब फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन आवर्स तो वही है ना। मशीन आवर्स तो वही है जो यूज होने हैं। तो हमें यहाँ पे दोबारा से बेस निकालने की जरूरत नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, अगर हम अपने सवाल में देखें तो 2160 000, ये हमने वैल्यू लिखी, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय ओएआर निकालने हैं, डिवाइडेड बाय हमें बेस करनी है। बेस में हमें पता है ये यूज करना है Y23। तो मैंने डिवाइड करके आगे 1,20,000 पूरा नहीं लिखा नहीं है, बल्कि उसको रेफर कर दिया है, ताकि एग्जामिनर अगर मेरा यहाँ पे ओएआर देखना चाहे तो वो जब देखेगा, तो वो जब पूरा क्लिक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि डिवाइड में Y23 हुआ है, और Y23 यहाँ से 120,000 है, जो कि
ऑलरेडी स्टूडेंट को भी पता है, वो सोचेगा कि स्टूडेंट को भी पता है कि मशीन आवर्स वही यूज होने हैं, तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का की ओएर आ गया 18। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में अगर देखें सेम वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू ओवरहेड्स कितने 668,000। लेकिन अब हमने यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इतना लिख रहा हूँ, अभी पूरा ओएर नहीं निकाला। क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेस क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, राइट। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ये लिखेंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। तो हमें सवाल में उसने बताया तो था, जोला पब्लिशिंग प्रोड्यूस इट्स एनुअल आउटपुट ऑफ 1 मिलियन इन 4 प्रोडक्शन रन्स। यानी यहाँ पे मैं प्रोडक्शन रन्स के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंस्पेक्शंस के बारे में, बल्कि इंस्पेक्शंस की बात करें तो द सीबी विल बी इंस्पेक्टेड 180 ओकेजन्स नेक्स्ट ईयर। यानी यहाँ लिख रहा हूँ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन लिख लो तो ज्यादा बेटर है कि सीबी और टीजे, इनकी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इसकी कितनी है 180, और इसकी टीजे की कितनी है 20। टोटल हो गई, ये मैं यहाँ ऊपर टोटल भी लिख रहा हूँ, टोटल हो गई मेरे पास, टोटल इंस्पेक्शन हो गई इक्वल टू 180 प्लस 20, 200 हो गई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन मेरे पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसको बेस यूज करना तो 668 जहां पे मैंने लिखा था डिवाइडेड बाय, दोबारा रेफर कर देंगे, रेफर मतलब कि सेल रेफरेंस डाल देंगे। हमें पता है डिवाइड बाय टोटल इंस्पेक्शंस करनी है, तो डिवाइड बाय 200, वी 34 में 200 है, क्लिक करूंगा तो 3340 आ गया पर इंस्पेक्शन, 3340 आ गया पर इंस्पेक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेटअप पे जाते हैं। हमारे पास यहाँ सेटअप्स भी थे, यहाँ पे मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्शन सेटअप्स। प्रोडक्शन सेटअप्स, क्योंकि इसको बेस मैंने यूज करना है। प्रोडक्शन सेटअप सीजे के कितने गिवन है ये अगर देखा जाए, द जोला जो जहां से लिखा है सीबी 1 मिलियन बनाएगा इन 4 प्रोडक्शन रन्स, और जो टीजे है वो 12 प्रोडक्शन रन्स, 12 प्रोडक्शन रन्स। तो ये आ जाएंगे 4 प्रोडक्शन रन्स और ये आ जाएंगे 12 प्रोडक्शन रन्स। अच्छा, 12 प्रोडक्शन रन्स, तो ये टोटल मेरे पास प्रोडक्शन रन आ गए 4 प्लस 12, ये आ गए 16, ये आ गए 16 प्रोडक्शन रन्स। 4 प्रोडक्शन रन्स सेटअप्स और प्रोडक्शन रन्स बात एक ही है। 4 सेटअप्स लगे हैं सीबी के, 12 सेटअप लगे हैं टीजे के, 16 प्रोडक्शन रन्स हो गए टोटल। अब बस मुझे क्या करना है, सेम वैसे ही प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट के लिए जो टोटल जो कॉस्ट थी 52,000 सेटअप कॉस्ट है, और बजटेड ओवरहेड्स जो है बजटेड बेस जो है वो नंबर ऑफ सेटअप्स है, तो ये आ गया 16, 3250 पर सेटअप आ गया, 3250 पर सेटअप आ गया। यहाँ तक एक्चुअली क्या कहते हैं, बेसिकली तीनों ओ ए आर जो निकल आए, तीनों ओ ए आर हमें इसीलिए निकाले क्योंकि एबीसी कहता है कि एक ओ ए आर अगर एक ही बेस पे ले जाओगे तो वो एबीसी नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो अब ओ ए आर जब यहाँ पे निकला, इसको हम कर लेंगे स्टेप 1 को, क्योंकि स्टेप 1 हमारा हो गया, इसको हम चाहें तो आउटडोर वो मतलब बॉर्डर्स बना सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि एबीसी का पहला स्टेप हो गया। अच्छा, स्टेप 2 हमें पता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है। स्टेप 2 के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट को यहां लिखना है, और सीबी टीजे दोनों मैंने प्रोडक्ट्स लिख लिए। ठीक है, अच्छा सीबी और टीजे मैंने दोनों प्रोडक्ट्स लिख लिए, और यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम वैसे ही निकलेगा जिसना पहले निकलता रहे। देखो इक्वल टू प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, हमें क्योंकि अब यहाँ पे ना एक चीज यहाँ थोड़ा सा हमें समझना है एक पॉइंट को, मैं इसको पहले ऐसे कर रहा हूँ, सिंपल समझाता हूँ पहले। सीबी और टीजे के हमें प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने हैं, लेकिन हमारे पास है 3 ओएआर। तो 3 ओएआर का मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी तीन तरीके, तीनों वे में निकलेंगे। पहले प्रॉपर्टी कॉस्ट की कैलकुलेशन पूरी करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, एक एक करके तीनों को देख लेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टी कॉस्ट पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी कॉस्ट पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो ओएआर है वो है 18 पर मशीन आवर, 18 पर मशीन आवर। ठीक है, हमें पता है 18 पर मशीन आवर है, हम इक्वल टू 18 करेंगे, इक्वल टू 18 मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अच्छा, नॉर्मली हमने निकालना है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, तो हमें चाहिए कि हम मशीन आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, यानी 0.1 से, मशीन आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें यानी 0.1 से। लेकिन मैं इसको ना ये टोटल मशीन आवर से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये मैंने आंसर निकाला, जो ये देखो 18 लाख की प्रॉपर्टी कॉस्ट आ गई है। और सेम मैं यहाँ पे भी 18 पर मशीन आवर मल्टीप्लाई 20,000 कर रहा हूं टोटल मशीन आवर से। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर आपने निकालना क्या है स्टेप 2 में। मैंने कहा निकालना तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है, मैंने आपको बोला कि निकालना तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है। अब आपका सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि भाई अगर प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉस्ट को ओएआर जो ले रहे हैं उसको पर यूनिट मशीन आवर से क्यों नहीं कर रहे, यानी जैसे पहले किया था, जैसे हमने पहले किया था 2.4 और 4 निकाला था, ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे।
तो मैं इसलिए ऐसे नहीं निकाल रहा, क्योंकि जरा गौर से समझना, पहले हम निकालेंगे टोटल सारे। एबीसी के अंदर ये याद रखना है, वहां पे मशीन आवर्स, वहां पे एब्जॉर्प्शन का मसला नहीं, वो तो पर यूनिट में थे, निकाल लिया। एबीसी में टोटल क्यों निकाला? क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन सेटअप बाकी ओवरहेड्स है ना, इनके पर यूनिट नहीं निकल सकते, डायरेक्टली इनके पर यूनिट नहीं निकल सकते। तो वो हमें टोटल में लेने हैं। क्वालिटी कंट्रोल भी देखना टोटल में आएगा, और प्रोडक्शन सेटअप आंसर भी टोटल में आएगा। तो एक एक प्रोडक्शन ओवरहेड हम पर यूनिट में निकाल लेंगे, दो टोटल निकाल के फिर उनको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, यूनिट्स पे डिवाइड करके। तो बेहतर नहीं है कि हम सारी टोटल में निकाल लें और एंड पे जाके सबको यूनिट से इकट्ठे डिवाइड कर दें, ताकि टाइम बचे हमारा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि नहीं, यहाँ पे Y21 नहीं हमने करना, हम ऐसे करते हैं यहाँ पे ना X21, यानी वो जो पर यूनिट में था, सॉरी X21 नहीं, वो था डब्ल्यू में था ना, 1.8 आएगा। और जो है ना थ्री, यहाँ से जो है ना, यहाँ पे भी मैं W22 कर दूं, ताकि मेरे पास 3 आ जाए, यानी कि बेसिकली प्रॉपर्टी कॉस्ट मेरी आ गई पर यूनिट। अब ये अगर पर यूनिट आ जाती, मैं 2 मिनट सिर्फ आपको बताता हूँ, मैं 2 मिनट पर यूनिट में मैं रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या होगा। जब मैं जाऊंगा ना क्वालिटी कंट्रोल पे, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर मैं बात करूं, वैसे ओएआर, ओएआर क्या था हमारे पास, 3340 पर इंस्पेक्शन, पर इंस्पेक्शन 3340 पर इंस्पेक्शन था। तो मल्टीप्लाई कितनी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है सीबी की, ये देखो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 180। आप क्या करोगे, पर यूनिट में तो आ नहीं सकती, तो ये टोटल में निकालनी पड़ेगी। कि पर इंस्पेक्शन तो पर यूनिट में नहीं आ सकती, वो तो पूरे बताया होता है कि इतनी इंस्पेक्शन हुई हैं। और इसी तरह जब तुम जाओगे टीजे में, तो सेम 3340 पर इंस्पेक्शन, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इस पे हुई है 20, तो तुम इसको 20 से क्लिक करोगे, ये भी टोटल में आ गया। इसी तरह तुम अगले ओवरहेड्स पे बात करो, प्रोडक्शन सेटअप पे, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोडक्शन सेटअप पे बात करूँ, तो प्रोडक्शन सेटअप का भी मेन इशू यही है, अगर देखना जरा। अगर तुम देखो 3250 पर प्रोडक्शन सेटअप है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स कितने हैं सीबी के हैं 4। और अगर देखा जाए 3250 मल्टीप्लाई, उसके हैं 12, 12। अब बात यह है कि क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन सेटअप निकल रहा है टोटल में। नो डाउट हमने इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले प्रॉपर्टी कॉस्ट लैदा पर यूनिट में निकालने उनको, फिर बाद में टोटल लैदा करके फिर पर यूनिट में निकालें, लंबा काम हो जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं कि जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है उसको भी टोटल में रहने देते हैं। यानी कि टोटल में रखने का तरीका सिर्फ ये है, सिर्फ तरीका ये है कि आपने जब भी ओ ए आर लिखना है, ओ ए आर के बाद जो आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी ओ ए आर जो 18 था, आपने 18 आया है ओ ए आर यहाँ पे, ये दोबारा मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉस्ट के लिए 18 पर मशीन आर था। आप टोटल मशीन आर से मल्टीप्लाई कर दो, जितने सीबी पे लग रहे हैं, टोटल लग रहे हैं 1 लाख यहाँ पे। और इसके लिए इज इक्वल टू 18 पर मशीन आर मल्टीप्लाई, टोटल मशीन आर लग रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखो 20,000। ठीक है, टोटल आ गया, ताकि तीनों में टोटल आ जाए। अब जब तीनों में टोटल आएंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आंसर आएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, तो निकाला नहीं, तो आपका आंसर आएगा ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट नहीं, टोटल। टोटल के लिए इज इक्वल टू सम ले लो, सम यानी कि एक फॉर्मूला वो भी था कि एक एक करके क्लिक कर लो, या फिर इज इक्वल टू सम, पहली वैल्यू पे जाओ, सेमी कोलन, और सारी वैल्यू जहां तक सम करना है उसको कर लो, मतलब ऐड कर लो। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई ऐड। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, सेल रेफरेंस वाला, रिलेटिव सेल रेफरेंस वाला, कि अगर तुम यहाँ से चाहो तो डायरेक्टली इसको भी सम वाला फॉर्मूला लगाओ, टाइम लगेगा। ठीक है, तो जस्ट कॉपी करो और पेस्ट करोगे, तो अगली वैल्यू खुद बहुत ऐड हो जाएगी। यानी कॉपी करके पेस्ट करोगे, तो पहले यहाँ वाले 3 सम हो जाए सीबी के, फिर टीजे के सम हो जाएंगे। ये आ गए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। और बस क्या करो, अब यूनिट पे डिवाइड कर दो, यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। यूनिट्स इसके थे, अगर आपको याद हो, सीबी के 1 मिलियन, और इसके थे 1,20,000, महीने के 10,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, यहां से तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो तुमको रिक्वायर्ड था। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जो तुमको रिक्वायर्ड था। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं और बॉर्डर भी बना लेते हैं, ताकि हमारी एक, और इसकी पूरे के बॉर्डर बना लेते हैं, ताकि वो भी हमारा एक प्रॉपर अलहदा से वर्किंग शो हो। अब किस तरह आएगा, पर यूनिट इज इक्वल टू 2414200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, ये 2.4142 कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तो अगला फॉर्मूला खुद बहुत, सेल रेफरेंसिंग जितनी पक्की होगी ना, एक्सेल में एक बात याद रखना, सेल रेफरेंसिंग जितनी पक्की होगी ना, उतना तुम्हारा फायदा है, उतना तुम्हारा फायदा है। और ये इतने, अब देखो तुम लोगों की फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, दोबारा मैं यहाँ पे गलती करके बताता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 लिखना था। अब तुम देखना क्या फायदा हुआ है रेफरेंसिंग का। पहली चीज ओ ए आर जो हमने गलत निकाला हुआ था, अगर हम ज्यूम करें ये ठीक है, तो वो ठीक हो गया।
इसके ठीक हो गए, फिर यहाँ पे आओ, ये सारी वैल्यूज ठीक हो गई, ये देखो प्रॉपर्टी कॉस्ट बहुत ठीक हो गई। और ये सारी, अब देखना मैं एक एक अंडू करूंगा, अंडू कंट्रोल प्लस ई से करते हैं अंडू, तो देखना सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। सब डिफरेंट हो गया, सब वापस अपने वैल्यू पे आ गया। यानी कि रेफरेंसिंग का ये फायदा है। अगर तुम रेफरेंसिंग नहीं करोगे तो वो फिर तो तुम पेज पे लिख लो, पेन से पेज पे लिख लो, बाद में इरेज कर दो। एक्सेल का कुछ तो फायदा सीखने ना हमें। तो ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आ गया। अब अगर कोई पूछे क्या फर्क है, तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट जो हमने निकाला था इसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो 2.4 और 4 आ रहा था। और अभी देखो क्या आ रहा है, 2.412 और 3.88 आ रहा है। यानी इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट में फर्क आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था ओवरहेड से रिलेटेड। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको इतनी वर्किंग, जितनी वर्किंग मैंने की है, इतनी वर्किंग अगर मैं आपको बताऊं ना, कि अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी हो तो इट विल टेक मैक्सिमम मैक्सिमम भी ना 15 मिनट, मैक्सिमम भी 15 मिनट लगेंगे आपके। यानी कि मैं मैक्सिमम भी पता क्यों बोल रहा हूँ, कि इसमें अगर आपकी वो आप एक एक करके वैल्यूज लिख रहे हो, रेफरेंसिंग भी आपकी तेज नहीं है। अगर रेफरेंसिंग तेज है तो आप 10 मिनट के अंदर भी ये क्वेश्चन इतना पार्ट कर सकते हो। और इतने पार्ट का अगर मैं तुम लोगों को बात बताऊं, तो यहाँ अगर तुम देखो तो 5 और 8 13 मार्क्स बन रहे हैं। चलो हम 3 मार्क्स निकाल देते हैं, बाकी क्यों, क्योंकि उसमें प्राइम कॉस्ट अभी हमने ऐड नहीं की। ठीक है, तो 10 मार्क्स तुम इतने में अटेम्प्ट कर चुके हुए हो 15 से 20 मिनट में। तो ये तुम लोगों की वर्किंग। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसको एक तो नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर नॉलेज स्ट्रांग नहीं है तुम्हारा, वो भी फंसेगा। एक बच्चा जिसका नॉलेज स्ट्रांग है लेकिन एक्सेल तेज नहीं है, और उसने ये प्रॉपरली नहीं समझा हुआ कि किस तरह चीजों को लेके चलना है, वो भी लेट होगा। फिर इस वजह से टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं। अभी क्योंकि ये ऑब्वियसली ये आना नहीं है, ये वाला जो एबीसी है या ये जो कॉस्टिंग है, ये सीआर में आना नहीं है। ये तो जस्ट मैं तुम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका सिखाने के लिए मैंने सर्वे करवाया है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि तुम इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। शुरू में गलती होगी, शुरू में जरूर गलती होगी तुम्हारा। मैं तुम्हें एक चीज ये भी बता दूं, तुम्हें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे लिए एक चीज आसानी ऐड कर देता हूँ। अगर कभी कोई क्वेश्चन करो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दिल किया, तुमने आज एक क्वेश्चन किया, लिखा, सीआर किया, और तुमने सारा उसको एक्सेल पे कर लिया, या अगर कुछ लिखना था तो वर्ड पे लिख दिया, तुमने अपनी मर्जी से किया, इवन मैंने असाइनमेंट भी नहीं दी, लेकिन तुमने कर लिया। तुम करने के बाद वो मुझे उसका क्वेश्चन की पिक्चर और उसके सॉल्यूशन की पिक्चर सेंड करो, दोनों। और मैं उसको मार्क करके तुम्हें दूंगा कि कितने मार्क्स तुम्हारे इसमें बन सकते हैं आउट ऑफ दिस परसेंटेज वाइज। इससे तुम जब बार बार मेरे थ्रू असेसमेंट करवाओगे ना, तो तुम्हारा फायदा उसमें ज्यादा है। तुम मुझसे उसमें पूछ सकते हो कि टेक्निक्स, इसको मैंने इस तरह ये सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मुझसे इस तरह सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे इसका कुछ शॉर्टकट बता दें, या इसको रेफरेंसिंग बेहतर किस तरह की जा सकती है, या कोई भी चीज तुम पूछना चाहो तुम पूछ सकते हो। लेकिन ये तुम्हें यार तुम्हारी साइड से मेहनत है, तुम्हें सही से इस चीज को मेहनत करनी है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ये कर पाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इस चीज पर टाइम नहीं लगाओगे, सिर्फ ये समझोगे कि हमें नॉलेज आ गया तो बहुत है, नॉलेज इज एनफ नहीं है। बेसिकली ये एग्जाम टेक्निक्स हैं जो हमारे एग्जाम में मैटर करती हैं। बताओ यहां तक क्लियर है तुम लोगों को? यहां तक क्लियर है, कंफर्म कर दो। हाँ। अच्छा, हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये हमने जो किया अभी, इसमें हमने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट को निकालना सीखा थ्रू एबीसी ऑन एक्सेल। ठीक है, कॉस्टिंग के अंदर ही हम एक क्वेश्चन आज और करेंगे।
कॉस्टिंग में ही हम एक क्वेश्चन और करेंगे और इसमें भी हम सीखेंगे, लेकिन ये जो हम करने जा रहे हैं अब, ये टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या एबीसी से रिलेटेड नहीं है, कॉस्टिंग का ही पार्ट है। सो वी विल स्टडी इट, विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीड द क्वेश्चन एंड एग्जाम टेक्निक्स को किस तरह फॉलो रखना है। अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना, और इसका हाईलाइटर जरा मैं ऑन कर लूं। अगर वो बात करें तो वो कह रहा है एडवर्ड कंपनी असेंबल्स। हमारा डाटा एक्सट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में डाटा एक्सट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि वो हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन और उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा समझते हैं। Edward Company assembles and sells many types of radio. It is considering extending its product range to include digital radios. पहले एडवर्ड कंपनी रेडियोस बेच रहा था, अब वो थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है ताकि डिजिटल रेडियोस बना सके। दीज रेडियोस प्रोड्यूस अ बेटर साउंड क्वालिटी देन ट्रेडिशनल रेडियोस। वो कह रहा है ये हमने जो रेडियोस अब बनाए हैं इसकी क्वालिटी बेटर है ट्रेडिशनल रेडियोस, एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल एडिशनल फीचर्स नॉट पॉसिबल विद द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज। मतलब ये है कि पहले वो रेडियोस पुराने दौर के थे, अब थोड़े डिजिटल रेडियोस हैं, उसमें कुछ स्टेशन स्कैनिंग, कुछ मोड चॉइसेस और ट्यूनिंग वगैरह और सारा कुछ उसने एडिशन किए। अच्छा, अ रेडियो इज प्रोड्यूस्ड बाय असेंबली वर्कर्स असेंबलिंग वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स। रेडियो बनाए जाते हैं, असेंबली वर्कर्स बनाते हैं उसको, और डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसको बनाने के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर करंटली अब्सॉर्ब इन प्रोडक्ट ऑन असेंबली लेबर आवर्स बेसिस। वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बेस कर रहे हैं असेंबली लेबर आवर्स बेसिस से, यानी एबीसी की जगह एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं असेंबली लेबर आवर्स। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे ताल्लुक ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन उससे नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ताल्लुक इससे बन जाए। अच्छा, एडवर्ड कंपनी इज कंसीडरिंग टारगेट कॉस्टिंग। एडवर्ड कंपनी चाह रही है कि हम टारगेट कॉस्टिंग को अप्रोच यूज करें। सेलिंग प्राइस ऑफ 44 हैज बीन सेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट विद द सिमिलर रेडियो ऑन द मार्केट दैट हैज कंपेरेबल फीचर्स टू द एडवर्ड्स इंटेंडेड प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, हमारी जो इंटेंशन है प्रोडक्ट बनाने की, जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं इंटेंडेड प्रोडक्ट है, वो रेडियो अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो 44 का बिकेगा। अच्छा, ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बात याद रखनी, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं यूज होना है, ये कंफर्म है हमें कहीं ना कहीं ये चीज यूज होने वाली है। अच्छा, अब द बोर्ड हैव एग्रीड दैट एक्सेप्टेबल मार्जिन आफ्टर अलाउइंग ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी 20%। और हमें ये भी पता चल गया कि प्रॉफिट हमें कितना अलाउ है, 20% रख सकते हैं। अब हमें एक चीज का पता है, मैं यहाँ साइड पे एक चीज लिख रहा हूँ, हमें एक चीज का पता है कि टारगेट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग एक्चुअली करते क्या है कि जो मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रही है उसमें से हम अपना जो भी टारगेटेड प्रॉफिट होता है, जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होता है, उसको माइनस करते हैं तो टारगेट कॉस्ट आ जाती है। तो मार्केट सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट उस पर 20%, ये दोनों बातें तो हमें पता चल गई, ये दोनों बातें हमें पता चल गई। ठीक है, इससे हम टारगेट कॉस्ट निकाल लेंगे इजीली। हम निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन फोकस है वो इसी चीज पे, वो कह रहा है हमने निकालना है कॉस्ट गैप, और कॉस्ट गैप हमें पता है टारगेट कॉस्ट और हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंस होता है। तो हमारी हमारी एक कैलकुलेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई इतने पॉइंट में ही, कि जो मार्केट में पहले मैं टारगेट कॉस्ट को यहाँ पे हाईलाइट दे रहा हूँ कि इसको हमने कैलकुलेट करना है। टारगेट कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। मार्केट सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, मार्केट सेलिंग प्राइस मेरे पास है $44 माइनस, अब वो कह रहा है 20% लिख सकते हैं मार्जिन, मार्जिन यानी सेलिंग प्राइस का 20%, यानी 44 का 20%। तो या तो 44 का 20% अलहदा लेके यहाँ कर लो, या डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करो और 44 का 20% किस तरह निकालोगे, 44 मल्टीप्लाई 0.2, 44 मल्टीप्लाई 0.2, 35.2 आपके पास आ गई टारगेट कॉस्ट। 35.2 आपके पास कितना है कि मार्केट सेलिंग प्राइस 44 में से 44 का 20%, यानी क्योंकि प्रॉफिट 20% रख सकते थे, 35.2। यानी इसका मतलब पता है क्या है, इतनी बात इसको मैं कर रहा हूँ अब उसमें क्या कहते हैं बॉर्डर में, क्योंकि ये हमारी टारगेट कॉस्ट की वर्किंग पूरी हो गई। ये 35.2 के अंदर हमें प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है अगर हम मार्केट में बेचना चाहते हैं। अगर हम मार्केट में बेचना चाहते हैं तो 32 पॉइंट इतने में हमें प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है। अच्छा, अब अगर हमें इतना प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है, लेकिन अब हम ये आगे देखेंगे कि कॉस्ट गैप क्या होता है। कॉस्ट गैप क्या होता है, कॉस्ट गैप की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली, कॉस्ट गैप की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली हमारे टारगेट कॉस्ट जो कि 35.2 आई है, और हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट जो हम सोच रहे थे कि यार हमारा इतना लगेगा, क्योंकि एक होता है हम सोचते हैं, एक होता है मार्केट के मुताबिक कॉस्ट कॉस्ट निकल रही होती है। 35.2 हमने नहीं सोचा, मार्केट के मुताबिक सेलिंग प्राइस देखी, अपना प्रॉफिट देखा, तो हमें देखा था, हमें ये बताया गया फॉर्मूला के थ्रू कि 35.2 में बनाना है, ये हम पे इम्पोज किया जा रहा है। लेकिन हमें कितनी कॉस्ट आ रही है, इसकी बात अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इन दीज
वर्किंग, इस वर्किंग में हमें अंदाजा होगा कि क्या सीन है और किस तरह हम इस चीज को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट, वो कह रहा है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू रेडियो, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यानी जो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने की इन्फॉर्मेशन है उसकी बात वगैरह, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रेडियो इज एज फॉलोज। एक है कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, अदर मटेरियल, असेंबली वर्कर्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, पांच किस्म की चीजें। तो अब हमें नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक अलहदा वर्किंग स्टार्ट करूंगा इसके नीचे, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले कंपोनेंट वन है। कंपोनेंट वन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट वन के बारे में वो कह रहा है कि सर्किट बोर्ड्स हैं जो यूज होने हैं, दीज आर बोट इन एंड एट द कॉस्ट ऑफ 4.1 ईच। और वो कह रहा है दे आर बोर्ड इन द बैचेस ऑफ 4,000 एंड एडिशनल डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 2,400 पर बैच। सही है। हमें निकालना है पर यूनिट, हमें तो पर यूनिट निकालना है। उसने सर्किट बोर्ड का हमें पर यूनिट दे दिया है। देखो 4.1 अगर देखा जाए, 4.1 अगर देखा जाए तो उसने हमें सर्किट बोर्ड का, ये देखो 4.1 सर्किट बोर्ड की कॉस्ट दे दी पर यूनिट। लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि डिलीवरी कॉस्ट होती है 2,400 पर बैच की, और एक बैच 4,000 का होता है, तो हमें डिलीवरी कॉस्ट पर यूनिट भी तो ऐड करनी है। तो कोई मसला नहीं, हमें पता है कि कितने यूनिट्स हैं, तो इजीली कर लेंगे। किस तरह, कंपोनेंट वन में एक इक्वल टू 4.1 तो ऐड होगा, 4.10 तो ऐड होगा, ये तो कंफर्म है। प्लस अब हमें डिलीवरी चार्जेस डालने हैं पर यूनिट, लेकिन उसने हमें दिया हुआ है पर बैच। पर टेंशन नहीं है क्योंकि उसने ये भी बताया हुआ कि एक बैच में कितने यूनिट्स है, 4,000। तो 2,400 डिलीवरी चार्जेस डिवाइडेड बाय 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच, तो ये आंसर आ गया 4.7। एक मिनट आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट वन में 4.1 तो हो गई जो कि परचेज प्राइस है पर यूनिट, और बाकी हम बात कर रहे थे कि जो डिलीवरी चार्ज है 4,400 पर बैच के हैं। एक बैच में 4,000 यूनिट्स हमने डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल लिया। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये हमारी पहली कॉस्ट आ गई। अब जाते हैं कंपोनेंट टू पे। कंपोनेंट टू पे, कंपोनेंट टू पे अगर हम बात करें तो अगर आप देखो वो कह रहा है वायरिंग इन एन आइडियल सिचुएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। इन एन आइडियल सिचुएशन 2,500, इन एन आइडियल सिचुएशन, in an ideal situation 25 centimeters of wiring is needed for each completed radio। वो कह रहा है कि नॉर्मल आइडियल सिचुएशन, जब बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन होगी तो 25 सेंटीमीटर्स चाहिए। however there is some waste included in the process and as a wire is occasionally cut to the wrong length or is damaged in assembly process। वो कह रहा है कि ऑब्वियसली वेस्ट भी हो सकता है, तो वो कह रहा है एस्टिमेट ये है कि 2% ऑफ परचेज वायर इज लॉस्ट। 2% परचेज वायर जो है ना लॉस्ट हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। वायर कॉस्ट 0.5 पर मीटर टू बाय। अब वायर की जो कॉस्ट है वो है 0.5 मीटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जरा इसको गौर से समझना है। पहली बात तो हम, मैं यहाँ पे जस्ट रफ वर्किंग के लिए कह रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन 25 सेंटीमीटर आइडियल सिचुएशन है, ये बात याद रहे। पहले तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ। पहले मैं देखूंगा मीटर टू रिक्वायर्ड, वो मीटर रिक्वायर्ड है मुझे 25, ठीक है। मीटर रिक्वायर्ड कितने हैं, सॉरी मीटर में करने के लिए सेंटीमीटर 25 में, मीटर कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100, क्योंकि एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो डिवाइड बाय 100 किया, 0.25 मीटर मेरे पास आ गए, ठीक है। अब 0.25 मीटर एक वायर के लिए रिक्वायर्ड है। 0.25 मीटर एक वायर के लिए रिक्वायर्ड है। हमें ये पता है कि ये है मीटर, यहां मैं लिख रहा हूं मीटर रिक्वायर्ड, जो कि लेकिन आपको ये बात पता पता है, अभी ऊपर से पता चली है कि इसमें कुछ वेस्टेजेस भी होनी है। यानी ये मीटर जो रिक्वायर्ड है इसमें कुछ वेस्टेजेस भी होनी है, तो मैं वेस्ट इसके ऊपर लिख रहा हूँ। वेस्ट मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों भी लिख रहा हूँ। वेस्ट कितने परसेंट है, 2% है। सॉरी, 2% वेट वेस्ट है, जो वेस्ट वायर होनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो है 2%। अब 2% में ना स्टूडेंट्स यहाँ बड़ी बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो ना 0.25 मीटर इसका 2% ले लेते हैं। यानी 0.25 का अगर हम 2% ले तो ये आता है 0.005। स्टूडेंट्स इसका 2% ले लेते हैं। वो पता क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर वायर रिक्वायर्ड है रेडियो में, जो कि वेस्टेज के बाद है, जो कि वेस्टेज के बाद है। यानी आपने जितनी खरीदी थी ना उस पे 2% लगी वेस्टेज, यानी उसमें से 2% वेस्ट हुआ, और
25 सेंटीमीटर रह गया जो रिक्वायर्ड है, जिस टाइम मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। 10% पे, आसान तरीके से समझा रहा हूँ, 10% पे, जरा गौर से समझना। 10%, 10 रुपए पे अगर 2% लगाते हो, 10 रुपए पे अगर मैं बोलूँ 10 रुपए पे 2% लगाओ तो तुम कहोगे 12 आ जाएगा। सॉरी, 10 रुपए पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 20% लगाओ तो तुम बोलोगे 12 आ जाएगा। 10 रुपए पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 20% लगाओ, 12 आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात है। लेकिन अगर तुम 12 पे 20% लगाओगे तो 10 वापस नहीं आएगा। 12 पे 20% लगाओगे तो 9.8 आएगा, 9.8 ही, 9.6 आएगा, टू, हाँ 9.6 आएगा। भाई क्यों? क्योंकि, जरा गौर से समझना, क्योंकि जब तुम 12 पे लगा रहे हो, बड़ी वैल्यू पे परसेंटेज लगा रहे हो तो और लग रही है, छोटी वैल्यू पे लगा रहे हो तो और लग रही है। तो इसी तरह ये जो वो कह रहा है, आइडियल सिचुएशन में 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। यानी कि एक रेडियो अगर आइडियल सिचुएशन में, कि अगर वेस्टेजेस ना ज्यूम करें, तो इसके अंदर 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर रिक्वायर्ड है ही है, वो तो कंफर्म है। 0.25 मीटर रिक्वायर्ड है, वो कंफर्म है। लेकिन हम बात करते हैं कि उससे पहले जितनी टोटल वायर थी उस पे कितनी परसेंटेज लग रही है, उससे पहले जो टोटल वायर थी उस पे कितनी परसेंटेज लग रही है, और वो अमाउंट किस तरह निकलेगी। तो आपने यहां पे याद रखना है, वेस्ट आपके पास है 2%। मैं इसके आगे 2% का साइन लगा रहा हूं, ठीक है, साइड पे यहां पे परसेंटेज शो कर रहा हूं। और यहां मैं लिखूंगा वायर बिफोर वेस्टेज, जो हमने खरीदी है वायर परचेज। ये लिख देता हूँ वायर परचेज, क्योंकि वेस्टेज उसमें से जाया होनी है, जो क्योंकि आप खरीदोगे ज्यादा उसमें से वेस्टेज होगी। अब हमें पता है कि जो बेस होती है उसको देखना है, और बेस हमेशा 100% होती है, तो हमें जो खरीदनी है वायर वो बेस है। तो 100% हमेशा, 100% हमेशा बेस होगी, 100% हमेशा बेस होगी। इस पे 2% वेस्टेज अप्लाई होगी। तो मुझे बताएं मीटर रिक्वायर्ड की अपनी परसेंटेज कितनी रह जाएगी, बताएं। मीटर रिक्वायर्ड की अपनी परसेंटेज कितनी रह जाएगी, अगर वायर परचेज 100% है, उसमें से 2% वेस्ट निकल गया। जो मीटर रिक्वायर्ड है 0.25 मीटर, उसकी क्या परसेंटेज आएगी? 98। 98, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्टेज हो गई, तो इसकी अपनी परसेंटेज आ गई 98%। यहां से हमें ये क्लियर होता है कि जो वायर परचेज है, ये टोटल वायर है जो चाहिए थी, उसमें से वेस्ट निकल गया 2%, तो बाकी रह गई 0.25। अब 0.25 पे हम नहीं लगा सकते डायरेक्टली 2%। अब हमें परसेंटेज वाइज लगानी लगानी पड़ेगी, और हमें पता है कि जब भी परसेंटेज की मदद लेनी हो तो किसना लेते हैं, 0.25, यानी जो अमाउंट रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय, उसको उसकी अपनी परसेंटेज पर डिवाइड करना है, यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 98, मल्टीप्लाई जहां तक जाना, जाना कहा था क्या, 98% तक, यानी कि ये जो परसेंटेज थी 2%, ये आ गई वेस्टेज 0.0051। किस तरह, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी हमें एक परसेंटेज से दूसरी परसेंटेज पे जाना, तो मैं लिख के बता दूं यहाँ पे कि किस तरह मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है। फॉर्मूला ये था कि 0.25 जो मेरे पास गिवन था वैल्यू ये बनी, डिवाइड करेंगे उसको अपनी परसेंटेज से, 98 से कर लें या 98% से, मल्टीप्लाई जहां तक जाना है, वेस्टेज निकालनी है 2% से कर लें, और अगर डायरेक्टली वायर वायर परचेज पे जाना है तो 100% कर लें, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये चीज एक्चुअली क्या है, ये चीज एक्चुअली हमें सीखनी है कि परसेंटेज फॉर्म, और जो बात उसने बताई है वो बड़ी क्लियर समझनी है। अब इस लिहाज से वायर परचेज कितनी होगी, हम यहाँ पे वायर परचेज भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम किस तरह निकालेंगे, वायर परचेज इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.0051, वायर परचेज आ गई 0.2551। तो इसका मतलब हर यूनिट ऑफ रेडियो, एक रेडियो बनने के लिए 0.2551 जो है वायर रिक्वायर्ड है। हर रेडियो बनने के लिए 0.2551 मीटर की वायर रिक्वायर्ड है। 0.2551 की मीटर मीटर वायर रिक्वायर्ड है, वो आएगी, उसमें से 2% डिडक्ट होगा, 0.0051, तो ऑब्वियसली बाकी 0.25 रह जाएगा। अब बस ये करना है, 0.2551 वैल्यू आई, ये हमने लिखी इक्वल टू 0.2551 रिक्वायर्ड है, ये लिखा, मल्टीप्लाई, ये तो थे एक वायर पे जितने मीटर लगने हैं, हमें देखनी कॉस्ट। तो यहां लिखा हुआ है कि एक मीटर हमें 0.5, अगर आप हाईलाइटेड में देखिए सेकंड पॉइंट कंपोनेंट 2 में थर्ड लाइन में, यहाँ पे अगर आप थर्ड लाइन पे यहाँ देखें, यहाँ पे ये, तो 0.5 पर मीटर टू बाय है। तो 0.5 पर मीटर है, टोटल मीटर लग रहे हैं 0.2551, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12755 आ गई हमारे पास कंपोनेंट 2 की वैल्यू। तो पहले हमने निकाले टोटल मीटर्स, टोटल वायर्स, टोटल वायर मीटर जो रिक्वायर्ड थे, उस पर फिर रेट लगाया, 0.5 का आंसर आ गया। अब थर्ड चीज हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहां तक हमारे दोनों कंपोनेंट्स हो गए। अदर मटेरियल, अदर मटेरियल में उसने सिंपल, बड़ा सिंपल सा सादा सा बता दिया कि 8.10 पर रेडियो, ये सिंपल आ गया। इसके बाद अदर मटेरियल असेंबली आवर्स। अच्छा, असेंबली आवर्स ने हमें दी, असेंबली लेबर, सॉरी, असेंबली लेबर में ना उसने एक्चुअली हमें ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो हमने बाद में जाके पढ़ना है, यानी कि वो हमारा एंड वाला टॉपिक है जिसका नाम है लर्निंग कर्व, जिसका नाम है लर्निंग कर्व। तो एक मिनट, इफ इट टेक्स 30 मिनट्स।
अच्छा नहीं नहीं, इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, ये हमारा सिंपल होगा। लर्निंग करनी है, ये हमारा सिंपल होगा। अब असेंबली लेबर, असेंबली लेबर भी रिक्वायर्ड है। असेंबली लेबर के बारे में अगर हम पढ़े तो वो कह रहा है, वो कह रहा है असेंबली लेबर में, क्या हो गया, What happened? अच्छा, असेंबली लेबर में क्या रिक्वायर्ड है? दीज आर स्किल्ड पीपल हु आर डिफिकल्ट टू रिक्रूट एंड रिटेन. Edward company has more staff of this type than needed, but is prepared to carry its extra cost in return for the security it gives to the business. It takes 30 minutes to assemble radio, and assembly workers are paid 12.6, and it is estimated 10% of time will be idle. 10% टाइम आइडल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो ये हम बेसिक लेवल पे पढ़ते रहे हैं F2 में, आइडल कौन, आइडल आवर्स वाला। सिंपल वो कह रहा है कि एक रेडियो पे जो टाइम लग रहा है, रेडियो पे जो टाइम लग रहा है, यानी कि जो मिनट्स लग रहे हैं, वो या आवर्स डायरेक्टली लिख लेते हैं, आवर्स लग रहे हैं 30/60, यानी कि आधा घंटा लग रहा है, 0.5 आवर्स लग रहे हैं एक रेडियो पे। एक रेडियो बनाने के लिए 0.5 आवर्स लग रहे हैं। और वो कह रहा है कि एक आवर के लिए इतने रिक्वायर्ड है, लेकिन मसला ये है कि ये आवर्स रिक्वायर्ड है, टोटल आवर्स नहीं है। कैसे पता चला मुझे? ये आवर्स रिक्वायर्ड है, टोटल आवर्स नहीं है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि ये तो वो घंटे हैं जो रेडियो बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। 10% आइडल टाइम भी तो है, ये देखो 10% यहाँ अगर आप देखें, या अगर हम देखें, अगर आप देखें 10% जो है, 10% जो है यहाँ पे आइडल टाइम भी तो रिक्वायर्ड है। तो आइडल टाइम का क्या करेंगे? हमें पता है कि आइडल टाइम के लिए भी हमें बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। आइडल टाइम पहले लिख के हम टोटल आवर्स, क्योंकि हम लेबर को, हमारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, हम लेबर को कभी भी आवर्स जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं पे करते। हम उसमें आइडल आवर्स शामिल करके टोटल आवर्स के लिए पे करते हैं, टोटल आवर्स के लिए पे करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि तुमने तो 8 में से 7 घंटे काम किया, 1 घंटा लंच ब्रेक था, तो हम तुम्हें 7 घंटों का पे करेंगे। भाई आइडल टाइम के लिए तुम्हें पे करना है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा बेसिक में। तो टोटल आवर्स किस तरह आएंगे? आवर्स रिक्वायर्ड हमारे पास 0.5 है, मल्टीप्लाई हम करेंगे आइडल टाइम से। अब आइडल टाइम हमारे पास कितना है? 10%। लेकिन यहाँ पे अब गेम आ गई। आइडल टाइम हमारे पास है 10%, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, परसेंटेज में मैं लिख रहा हूँ 10%, अभी वैल्यू ऊपर लिखूंगा जितनी भी आएगी, जितने भी आवर्स आएंगे। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो पहले परचेज, वायर परचेज और यहाँ पे रिक्वायर्ड था। हमें पता है कि टोटल आवर्स हमेशा बेस होती है, और बेस की अपनी परसेंटेज हमेशा 100% होती है, बेस की अपनी परसेंटेज हमेशा 100% होती है। तो 100% टोटल आवर्स है, आइडल टाइम 10% है, तो जो आवर्स रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली आफ्टर आइडल टाइम है, तो ये है 90%। दोबारा बता देता हूँ ये पॉइंट। असल में जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो कभी भी बेस नहीं होते, बेस हमेशा टोटल आवर्स होती है, उसमें से कुछ पार्ट आइडल होता है, बाकी प्रोडक्टिव होता है, यानी कि जो आवर्स रिक्वायर्ड है बनाने के लिए। प्रोडक्टिव आवर्स आपके पास एक रेडियो को बनाने के लिए 0.5 है, लेकिन ये आफ्टर आइडल टाइम की कटिंग किया है, यानी आइडल टाइम इसमें से कट होके फिर जो आवर्स रिक्वायर्ड है वो ये है। तो टोटल आवर्स कितने थे, जिसमें से 10% आइडल टाइम कटा, तो आपके पास बाकी 90% आवर्स रिक्वायर्ड 0.5 रह गए। वो निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। जस्ट एक मिनट, मैं चार्जर लगा लूं। अच्छा, तो कितने आवर्स थे, कितने आवर्स थे हमें ये देखना है, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5 है 90, सेम कॉन्सेप्ट। 0.5 यानी डिवाइड बाय उसकी अपनी परसेंटेज, मल्टीप्लाई जहां तक जाना है 10। तो 0.556 आ गए, 0.556 आ गए। तो अब टोटल आवर्स किसमें आएंगे? आवर्स रिक्वायर्ड प्लस आइडल आवर्स, टोटल आवर्स आ गए, सॉरी, हाँ ठीक है, टोटल आवर्स आ गए 0.टेट्रा 56। दोबारा समझते हैं। 0.5 एक रेडियो पे रिक्वायर्ड है, आफ्टर आइडल टाइम है, आइडल टाइम 10% था टोटल आवर्स का, तो टोटल आवर्स निकालने के लिए चूंकि वो 100% है, 0.5 जो है ना, क्या कहते हैं, 90% है, तो 0.5/90 × 100 किया तो 0.5556 इस तरह डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या आइडल टाइम निकाल के उसमें ऐड करके 0.टेट्रा 56 आ गया। अब ये आवर्स है जो रिक्वायर्ड है एक रेडियो के लिए, एक ये आवर्स रिक्वायर्ड है जो रेडियो के लिए रिक्वायर्ड है टोटल। तो असेंबली आवर्स के लिए हमें पता है 0.55 इज इक्वल टू 0.5, ये जो भी आंसर आया है टोटल आवर्स, मल्टीप्लाई एक घंटे का हम लेबर को पे करें 12.6, कहाँ लिखा हुआ है ये देखें, 12.6 पर आवर रिक्वायर्ड है, 12.6 पर आवर रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास आ गए टोटल 7 के, टोटल 7 लग रहे हैं हमारे कंपोनेंट, सॉरी असेंबली लेबर आवर्स। यानी हमारे यहाँ पे चार चीजें हो गई हैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट में।
नॉर्मल कॉस्ट में हमारी चार चीजें हो गई, कंपोनेंट वन टू, अदर अदर मटेरियल और असेंबली आवर्स। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारा यहाँ पे रह गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए अगर हम देखें, तो आप अगर देखो तो वो कह रहा है रिसेंट हिस्टोरिक कॉस्ट एनालिसिस हैज रिवील्ड द फॉलोइंग प्रोडक्शन ओवरहेड डाटा। जिसमें वो पता क्या बात कर रहा है, जिसमें ये बात कर रहा है अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये हैं, टोटल असेंबली आवर्स ये हैं। फिर वो कह रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड ऑन द असेंबली आवर्स बेसिस बेस्ड ऑन द नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इन द टिपिकल मंथ 240,000 आवर्स विल बी वर्कड बाय एडवर्ड। उसने असल में आपको यहाँ पे 2 मंथ्स, उसने असल में यहाँ पे आपको 2 महीनों की पोस्ट बताई है। और वो कह रहा है कि जो भी मंथ था उस मंथ में 240 असेंबली आवर्स लगे हैं। इन द टिपिकल मंथ 240 असेंबली आवर्स विल बी वर्कड बाय एडवर्ड, टोटल आवर्स बता दिए। अब मसला ये है कि यहाँ हमें ये पहचानना है, यहाँ पे ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ हमें ये पहचानना है कि भाई यहाँ पे दो किस्म के ओवरहेड्स हैं, दो किस्म की कॉस्ट है। दो किस्म की ओवरहेड, यानी दो किस्म के ओवरहेड हैं, दो एक्टिविटी लेवल्स हैं, यानी कि दो ओवरहेड्स हैं और दो एक्टिविटी लेवल्स हैं। 2 मंथ्स हैं, उनकी दो कॉस्ट, उनके दो कॉस्ट तय, ओवरहेड्स तय हैं और एक्टिविटी लेवल तय हुई है। और नीचे वो कह रहा है स्पेसिफिक। अब हम यहाँ पे फंस गए, हमने कहा यार यहाँ से हम कैसे बताएंगे कि एक रेडियो पे कितने लग रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको दो एक्टिविटी लेवल्स दिए हों और दो कोस्ट दिए हों, दो एक्टिविटी लेवल्स दिए हों और दो कोस्ट दिए हों, तो हमेशा अपने याद रखना है कि हाई लो मेथड यहाँ पे आपकी मदद करेगा। हाई लो मेथड आपकी यहाँ मदद करेगा। अब मदद किस तरह करेगा? वो इस तरह मदद करेगा कि एटलीस्ट हमें जब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट मिलेगा, हमें पता है ना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट तो सेम रहता है, जो बी का आंसर आएगा हाई लो लगाते हुए, वो जो आंसर निकलेगा वो हमारा पर यूनिट में निकल आएगा, वो वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएंगे। और फिक्स के लिए हम क्या करेंगे, जो फिक्स ओवरहेड आएंगे जो भी टोटल में, उसको हम डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल कर लेंगे। उसको हम डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल कर लेंगे तो हमारी पर यूनिट आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे पर यूनिट में जाने के लिए दो एक्टिविटीज और दो कोस्ट है, तो हाई लो लगाएंगे। और हाई लो बहुत सिंपल, हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो हाई लो के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि ये ऐड करने हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके लिए मैं जरा नीचे वर्किंग कर रहा हूँ। नीचे वर्किंग क्या कर रहा हूँ कि हाई लो अप्लाई कर रहा हूँ, हाई लो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके लिए पहले मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी इज इक्वल टू ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर पूरा आना, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी। तो कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी है 700,000 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी है 620,000। ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर डिवाइड करना है, ताकि ऊपर वाला फॉर्मूला लेदर है, डिवाइड से ऊपर वाला और डिवाइड से नीचे वाला लेदर है। डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यानी एक्टिविटी हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी 19,000। ये मेरे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी वेरिएबल ओवरहेड है तो इसे हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड की बात हो रही है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गए 20, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गए 20। ये तो मेरे पास सिंपल, ये तो मेरे पास आंसर आ गया सीधा सीधा। लेकिन मसला पता क्या है, अगेन अगेन एक गेम है। ये जो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आया है, हमने क्या बेस में यूनिट्स लिए थे? अगर तो हमने बेस में यूनिट्स लिए होते तो फिर तो मैं कहता पर यूनिट है। अभी हमने बेस में लिए है असेंबली आवर्स, यानी एक्टिविटी लेवल बजाते हुए यूनिट्स है ही नहीं। एक्टिविटी लेवल बजाते हुए वेरिएबल, ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट की वजह पता क्या है, ये वेरिएबल ओवरहेड पर असेंबली आवर आया है। पर असेंबली आवर आया, अगर आप देखो तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट नहीं है क्योंकि यूनिट्स नहीं थे। ये आया 20 पर असेंबली आवर, यानी 1 घंटा असेंबली डिपार्टमेंट लगाएगी तो 20 के ओवरहेड्स लगेंगे वेरिएबल वाले, फिक्स वाले भी बात नहीं कर रहा, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक, यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक यूनिट पे कितना लग रहा है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक यूनिट को असेंबल करने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? कहीं लिखा हुआ है कि घंटे या मिनट्स के इतने में असेंबली आवर्स जो है एक यूनिट पे कितने लग रहे हैं? कहीं पे आपको नजर आ रहा है कि इतने मिनट या इतने घंटे लग रहे हैं? 0.5, 0.5, बिल्कुल 0.5 आवर्स लग रहे हैं, बिल्कुल गुड। बहुत आला यार, 0.5 आवर्स रिक्वायर्ड है हमें। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे पे वेरिएबल ओवरहेड अगर 20 का लग रहा है तो बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 20 प्रोडक्शन ओवरहेड, बल्कि प्रोडक्शन में पहले मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट इज इक्वल टू 20। ये लग रहा है पूरे घंटे का, मल्टीप्लाई, हमारे तो एक यूनिट पे लग रहे हैं आधा घंटा, तो हम मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे, आंसर आ गया 10। ये आया है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो ऐड हो गए।
हाई लो के थ्रू पहले वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाला, और पर यूनिट में इसलिए नहीं आ रहा था, वो पर असेंबली आवर था, उसे पर यूनिट में जाने के लिए हमने क्या किया, 20 × 0.5। हाई लो मेथड के आगे इसको मैं बोर्ड, अभी मैं इसकी लिखता हूँ, इसकी मैं रेफरेंसिंग करता हूँ, रेफरेंसिंग इन सेंस की लिखता हूँ कि ताकि एग्जामिनर्स को अच्छे से देख सके। अच्छा, बाकी मैं पता है फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स्ड ओवरहेड निकालने हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमें पता है कि किसी भी एक एक्टिविटी, क्योंकि हमें पता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और बाद में हम किसी भी एक एक्टिविटी लेवल को पे करके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो वाई जो है हमारे पास, हम लोएस्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, वाई है 620,000 माइनस, अब आपको पता है कि ए होता है फिक्स कॉस्ट, और बी एक्स वहां पे ऐड हो रहा था, यहाँ के माइनस होता है वाई से, ताकि ए निकल आए। तो वाई मैंने माइनस कर दिया, इक्वल टू 620,000 माइनस, आगे मैं करूंगा बी एक्स के, मेरे पास यहाँ पे स्लोएस्ट एक्टिविटी में 19,000 का, मेरे पास 19,000 की एक्टिविटी लेवल है, और मल्टीप्लाई पर यूनिट मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड आ रहे थे 20। तो फिक्स कॉस्ट मेरी आ गई 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। ये जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस चीज बात को समझना है। ये जो मेरे पास फिक्स ओवरहेड आया है, ये आया है टोटल में तो आए हैं, नो डाउट, ये पर यूनिट में नहीं आए, लेकिन ये चूंकि हमारे पास डाटा था मंथ का, तो ये आया फॉर 1 मंथ, यानी पर मंथ लिख देता हूँ, पर मंथ लिख देता हूँ। पर मंथ कैसे मैं बोल रहा हूँ पर मंथ है, क्योंकि हम हमारे पास जो डाटा था वो मंथ में था, हमारे पास जो डाटा था वो मंथ में था। अच्छा, हमारे पास जो डाटा था वो मंथ में था, तो ये पर मंथ आया है। अब यही फिक्स ओवरहेड अगर मुझे एनुअल चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर मंथ में हम, तो हमें तो पूरे साल का डाटा चाहिए ना, क्योंकि पूरे साल की, पता है क्यों पूरे साल का डाटा चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए पर यूनिट, और हमें जो यूनिट्स गिवन है ना, यूनिट्स, अभी देखना, अभी हमें जो यूनिट्स गिवन होंगे आप देखोगे वो पर पूरे ईयर के गिवन होंगे, ठीक है, मतलब कि जो असेंबली आवर्स गिवन होंगे वो पूरे साल के गिवन होंगे। तो फिक्स ओवरहेड पर ईयर अगर हम निकालें, तो ये आ जाएगा 2,40,000 इंटू 12, ये आ गए 2,888 टेट्रा जीरो, ये आ गए फिक्स ओवरहेड पर ईयर। ये फिक्स ओवरहेड पर ईयर आए हैं, मुझे चाहिए फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। अगर मैं यहां देखूं, तो मुझे चाहिए फिक्स ओवरहेड पर यूनिट, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड पर यूनिट चाहिए ऊपर, यहाँ अब पर ईयर आ गए। तो किसी तरह मुझे पहले ये पता चल जाए कि पूरे साल में कितनी एक्टिविटी थी। तो अगर मैं नीचे देखूं, लिखा हुआ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन असेंबली आवर्स बेसिस बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इन टिपिकल ईयर 240,000 असेंबली आवर्स वर वर्कड। यानी ये जो फिक्स्ड ओवरहेड लगे हैं 288 टेट्रा जीरो के लिए, इसको हम अगर निकालें फिक्स्ड ओवरहेड पर असेंबली आवर, क्योंकि आगे तो मुझे पता ना कि उस पर आधा घंटा ही लगा है, आगे तो मुझे पता है कि आधा घंटा लगा, लेकिन 1 घंटे का जिसने यहाँ पे फिक्स वेरिएबल ओवरहेड पर असेंबली आवर निकाला था, वो तो डायरेक्ट आ गया था ना। ये डायरेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले हमने निकाला टोटल फिक्स ओवरहेड आए, वो भी पर मंथ आए, फिर उसको पर ईयर में किया, फिर पर असेंबली ईयर करना था। तो इज इक्वल टू 2,8 ये करके डिवाइड करेंगे 240,000 से, तो वापस मेरे पास क्या आंसर आ गया, 12। वापस मेरे पास फिक्स ओवरहेड पर असेंबली आर क्या आ गया, 12। फिक्स ओवरहेड पर असेंबली आर क्या आ गया, 12। दोबारा बता रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड पर असेंबली आर इजीली आ गया, क्योंकि वो हाई लो पे इजीली आ ही जाना था, पर यूनिट में निकल आता है। फिर उसको हमने पर यूनिट में इस तरह किया कि 20 को मल्टीप्लाई आधा घंटा किया, 10 आ गया। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो हमारे पास, जो हमारा हाई लो यूज होता है, उससे आता है टोटल, आया टोटल, लेकिन आया पर मंथ। अब पर मंथ से किस तरह जाए, तो पर मंथ के लिए पर ईयर में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि बाद में जो असेंबली आवर्स गिवन थे मेरे पास, वो 240,000 गिवन थे, जो कि टोटल ईयर के थे। अब मैं 240 पर मंथ के ओवरहेड्स को पर ईयर के असेंबली आवर्स पे तो डिवाइड नहीं कर सकता था, ओ ए आर ही गलत आ जाएगा, बेसिकली ओ ए आर ही है ना, ओ ए आर पर असेंबली आर। फिर तभी मैंने फिक्स ओवरहेड पर ईयर निकाला और फिर डिवाइड किया असेंबली आर से, तो मेरे पास आ गया 12 पर, $12 पर असेंबली आर। और अब मुझे पता है कि $12 पर असेंबली आ रहा है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है आधा घंटा, असेंबली में आधा घंटा हमने रहना है सिर्फ, इस प्रोडक्ट ने आधा घंटा रहना, तो मल्टीप्लाई 0.5, फिक्स ओवरहेड आ गए 6, फिक्स ओवरहेड मेरे पास आ गए 6। तो नो डाउट ये वाली कैलकुलेशन जितनी भी मैंने की है ये टेक्निकल जरूर है, लेकिन एक मरतबा अगर आप इसको प्रॉपरली समझते हो तो आपको आइडिया होगा, कभी भी हाई लो से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप उसको देख सकोगे। अच्छा, फिक्स ओवरहेड ऐड ऐड हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी टोटल कॉस्ट मेरी कैलकुलेट हो गई, इज इक्वल टू सम स्टार्टिंग वैल्यू जो थी सबसे पहले कंपोनेंट वन से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज ऐड करूंगा। ये मेरे पास आ गई 35.92,676, 35 पॉइंट, सारी कॉस्ट ऐड की जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट थी, सारी कॉस्ट ऐड की है जो नॉर्मल कॉस्ट पर
यूनिट थी। अच्छा। अब अब लास्ट पॉइंट बस हमारा ये रह गया, बस एक चीज जो जहाँ पे हम एंड करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर, वो हमारा सिंपल ये है कि हमें निकालना था कोस्ट गैप। सिंपल कोस्ट गैप, कोस्ट गैप हमें पता है। कोस्ट गैप हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल कोस्ट पर यूनिट है 35.9276 थी, माइनस जो टारगेट कोस्ट थी जो हमने ऊपर निकाली थी, अगर आपको याद हो 35.2। तो कोस्ट गैप हमारा कितना आ गया, जो हमारा मेन मकसद था निकालने का, वो निकल आया, वो आया 0.727, 0.7275, और जो भी पूरी वैल्यू है। तो एक्चुअली हम लोग जहां तक पहुंचे, इस पॉइंट तक पहुंचे कि ये वो कोस्ट है, यानी जिसको मैं अभी ये पूरा कर रहा हूँ ये बॉर्डर में, इस बॉर्डर के अंदर वाली जो कोस्ट है जितनी भी, ये सारी कोस्ट वो है जो हमने सोचा था हम लगा सकेंगे, मतलब जो हमने सोचा कि जो हम लगाएंगे। लेकिन टारगेट कोस्ट ने कहा नहीं भाई, 35.2 के अंदर ही काम करो, ताकि तुम मार्केट की सेलिंग प्राइस पे बेच के अपनी मर्जी का प्रॉफिट भी कमा सको। तो ये हमारी नॉर्मल कोस्ट पर यूनिट आई है, टोटल कोस्ट पर यूनिट आई है, जो नॉर्मल हमारी लग रही थी, यानी कि लगनी थी। ये वो है जो हमारे टारगेट कोस्ट के मुताबिक आई है फॉर्मूला के थ्रू, और कोस्ट गैप आया 0.727, यानी इस गैप को हमें किसी तरह खत्म करना है ताकि हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ये था हमारा टारगेट कोस्ट का क्वेश्चन। और ये सारी कैलकुलेशन, नॉर्मली तो ये कैलकुलेशन ने मेरे मैं हमने तो, हमें तो शायद फॉर एग्जाम्पल इसको करते हुए आधा पौना घंटा हुआ हो, लेकिन जब आप करेंगे और आपको आता हो अगर, तो इस पे आपके, मेरा ख्याल है अगर आप फंसते भी हैं एक पॉइंट पे, फिर भी आपके 20-25 मिनट के अंदर आपकी ये वाली कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट 1 2 3 और असेंबली आवर में इतना इशू नहीं था। प्रोडक्शन ओवरहेड समझने में टाइम लग सकता था आपको, अगर ये फाइनल पेपर में आपको आता तो उस पर टाइम लगता। तो लेकिन इससे मार्क्स कितने अचीव हुए, 13 मार्क्स अचीव हुए, क्योंकि 13 में हमने ये सारा जो कैलकुलेशन की, ये 13 मार्क्स की कैलकुलेशन है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाई लो पे फंस भी जाते तो मैक्सिमम आपके 2 या 3 मार्क्स ड्रॉप होने थे, बाकी 10 मार्क्स का आप उससे पहले कर चुके थे। तो ये चीज़ें एक्चुअली हमें समझना है कि क्वेश्चन को पढ़ना किस तरह है, अटेम्प्ट किस तरह करना है, कॉन्फिडेंस किस तरह रखना है। कॉन्फिडेंस अगर रखेंगे उस लिहाज से करेंगे, ज़्यादा बेस्ट अच्छा परफॉर्म होगा। यहाँ तक कि अगर आपको क्लियर है तो एक मिनट तो मुझे कंफर्म कर दें, यहाँ पे हम सेशन एंड कर रहे हैं आज का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फिर कुछ न्यू नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशंस पे।